अगर कल ऐसा होता है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप अपनी यूनिफॉर्म के बहुत पास पहुंच जाते हो और आप फाइनली यूनिफॉर्म भी पहन लेते हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, हमें मिठाई खिलानी पड़ेगी। ये मिठाई पॉडकास्ट है मेरी जान, और इसका मतलब ये है कि कल आप मुझे कॉल भी करोगे या मिनट मिलने जरूर आना यार, तुम्हारी भी कहानी में दिखाना चाहूंगा जैसे आज आयुष की दिखा रहा हूँ। आयुष की कहानी ना ऐसे है कि वो एक बिलो एवरेज लड़का अपना मानता है, हमेशा हमेशा बोलता है मैं बिलो एवरेज हूँ, बिलो एवरेज हूँ, बिलो एवरेज हूँ। और मैं उसकी कहानी तब से दिखाना चाहता हूँ आपको, जब उसने सपना पाला था कि यार मेरे को यूनिफॉर्म लेनी है। उस दिन से लेकर आपको दिखाना चाहता हूँ, और आखिर तक उसने इतने सारे फेलियर देखे, उसने वो दिखाना चाहता हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपकी सक्सेस में सिर्फ एक ईंट बाकी हो, मतलब एक स्मॉल पार्ट बाकी हो चंग, और शायद हमारी इस वीडियो को देखने के बाद हो जाए। तो यार इस हक को हमारे से छीनेगा मत, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं मेरठ में रहता हूँ, हो सके तो मिलने जरूर आना है, वरना कॉल जरूर करना, ठीक है। दूसरी बात ये कि इस पॉडकास्ट के दौरान मेरी पूरी की पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको हर वो रिसोर्स बताया जाए जो आपको ज़रूरी है उस एग्जाम को निकालने के लिए। बट अगर आपको लगता है कि मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया इस पॉडकास्ट के द्वारा, प्लीज कमेंट इट डाउन, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा कि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में कब ये लेकर आ रहा हूं। मिलते हैं आपसे पॉडकास्ट के अंदर आयुष के साथ। आयुष यार स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, ये कहानी शुरू कहां से हुई फौज की? Definitely, sir. First of all, I would like to thank you for inviting me to your show and sharing my experience with you so that most of the people can get advantages from the experience which I have got in my journey. तो सर ये जर्नी नॉर्मली एक नॉर्मल बच्चे की है, स्मॉल टाउन बॉय, स्मॉल सिटी, जिसे कोई पूरे डिफेंस बैकग्राउंड, नो डिफेंस बैकग्राउंड एट ऑल, कि फौज ज्वाइन करेगा, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएगा। वो सर हमेशा से देखा था कि पेरेंट्स की आंखों में प्राइड, वो जो मूवीज आती थी पहले टीवी पे, हमारे घर में छोटा सा टीवी होता था पहले, वी यूज्ड टू वॉच बॉर्डर वाली पिक्चर, और फिर आई सॉ प्राइड इन माय पेरेंट्स आईज, और फिर ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, ये वाली प्राइड मेरे को भी देख के लानी है इनकी आंखों में। तो सर वो जिद डेवलप हुई थी क्लास 4 में, एंड स्मॉल बॉय, और उतना ज्यादा एक्सपोजर था नहीं, छोटी सी टाउन थी तो उतनी सारी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी। तो सर देयर वाज अ स्कूल इन विच आई वाज स्टडीइंग, इट वाज लिटिल फ्लावर स्कूल वासी। तो सर उसमें क्लास 4 से ही मैंने सोच लिया था कि अब तो भाई पहले डिसाइड कर लेते हैं कि यही करना है। अब सर 2 दिन का टाइम में मैंने पापा के मोबाइल से सारा का सारा डेटा निकाल लिया, बस 2 दिन के टाइम में। सोचो सर, 4th क्लास का लड़का है, क्लास 4th में उसने पूरे इंडिया की डिटेल निकाली, पूरे एसएसबी की डिटेल निकाली कि ये चीजें होती हैं, और समझ में आ गया कि आई हैव टू डेवलप माय पर्सनालिटी। तो सर क्लास 4th में उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है, ऑब्वियसली सीनियर्स रहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टास्क उन्हीं को मिलेगा। तो सर अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे क्रिएट की, और फिर लीडरशिप पोजीशंस होल्ड करने का ट्राई किया, अपॉर्चुनिटीज बनाई क्लास में। क्लास 4 से ही ऑलवेज वॉलंटियर फॉर क्लास मॉनिटर, हाउस कैप्टन, ये सारे जितने भी छोटे मोटे भी लीडरशिप के टास्क थे सब में वॉलंटियर किया। और जितने भी टाइप के इवेंट्स होते थे स्कूल में, बीट ए स्मॉल इवेंट, बीट ए लार्जर इवेंट, चाहे वो कोई एक बंदा ही देखता था, मैं सब में पार्ट लेता था सर। तो पापा कौन से बैकग्राउंड से हैं? साउंड लाइक कि यार तेरे को देख के तो ऐसे लगता है कि तू फौजी बैकग्राउंड से। My father is a government teacher. अच्छा। He teaches in a junior school till students of class 8th. तो सर मेरे पापा की जितनी भी बैकग्राउंड है पूरी सारी एजुकेशन बैकग्राउंड से रही है। माय ग्रैंडमदर वाज आल्सो प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, माय ग्रैंडफादर वाज आल्सो एंड हेड क्लर्क इन गवर्नमेंट कॉलेज। तो सर पूरा हमेशा से एजुकेशन बैकग्राउंड ही रहा है, हमेशा से। माय अंकल इज आल्सो एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सर हमेशा से एजुकेशन बैकग्राउंड रहा, नो डिफेंस बैकग्राउंड एट ऑल। तो सर वो जिद थी हमेशा से कि कुछ अलग करना है। ये अलग करने वाला जो एसएसबी में मैंने आपको बताया था वो यहीं से आया है। अच्छा, अलग करने वाली इस पे पॉइंट पे मैं आऊंगा, पर ये आर्मी पब्लिक स्कूल की क्या कहानी है? हाउ, मतलब तुमको ये पियोन ने कहते हैं हाँ चलो जाओ जाओ यहाँ से फौजियों के बेटे होते हैं, वो क्या कहानी वो भी सर एक कहानी थी, वन ऑफ द फैक्टर्स था मोटिवेटिंग का कि अब तो फौज में जाना ही जाना है। है? हाँ। तो सर कहानी ऐसी थी कि 10th के बाद तक मैंने सोचा था कि अब थोड़ा सा फौजी स्कूल में जाते हैं, थोड़ा एक्सेंट सीखते हैं, कैसे बिहेव करती है फौज, कैसे थोड़ा सा इनके बीच में रहेंगे तो पता चलेगा हाउ दे वर्क एक्चुअली। क्योंकि सर कुछ बैकग्राउंड तो था नहीं, मेरे को पता भी नहीं था कैसे क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो सर आई वेंट टू आर्मी पब्लिक स्कूल, मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। मैं पापा के साथ चला गया, पहुंच गया वहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, चलो एडमिशन लेते हैं, कुछ सीखेंगे वहाँ पे बच्चों को देख के एटलीस्ट। तो सर गया तो वहाँ पे जो प्यून थे, ही सेड कि नहीं नहीं आप लोग बाहर जाइए
एंड बस यहाँ पे जिसके पेरेंट्स या जिसके फैमिली में आर्मी बैकग्राउंड से बच्चे हैं, दे कैन ओनली कम एंड टेक एडमिशन इन द स्कूल. तो सर वी विल सेंड आउट. ही सेड यू कैन गो. एंड हम एडमिशन नहीं देते हैं जिसके फैमिली में कोई ऑफिसर या कोई आर्मी का नहीं रहता है. पियोन अंग्रेजी बोलता है, so you can go out है. नहीं सर, वो पियो में मैं अपने आप को देख लिया था. अच्छा ठीक है. तो सर ये कहानी थी. एंड इट इज वन ऑफ द फैक्टर कि ठीक है अब तो जाना ही जाना है. अब तो एक और जिद आ गई थी सर कि इस बेइज्जती का रिवेंज तो लेना ही लेना है. अच्छा. फिर सर एक और अपॉर्चुनिटी बनाई वहीं सेम टाइम पे. पता किया कि एयरफोर्स स्कूल जस्ट उसके बगल में है. एंड उसी टाइम से उसी ईयर से एयरफोर्स स्कूल सिविलियन बच्चों को लेने लगा है. तो सर मेरिट में सोचा कि अब मेरिट में अच्छे नंबर लाने हैं क्लास 10th में, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होता है. तो सर वो मोटिवेटिंग फैक्टर था कि क्लास 10th में मेरे 92.16% आए थे. दैट वाज द फैक्टर. ओके. जो मोटिवेट किया था. मोटिवेट किया. बट यार कोविड में क्या तेरा एयरफोर्स पब्लिक स्कूल का सपना, ठीक है ना, यहाँ तो सोचा कोई कर्नल आएगा, कमांडर है, चीफ कोमोडोर आएंगे सब लोग, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहां पर. कोविड में कहते रहे 2 साल. नाउ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं. फौज तो तेरे दिमाग में थी एंड यू स्कोर 91 इन मैथ्स, बट यू स्टिल से यू आर एन एवरेज. ये क्या चक्कर है? सर चक्कर ये है कि यू आर सेइंग आई स्कोर्ड 95 इन बोर्ड्स एंड स्कोरिंग मार्क्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज 2 डिफरेंट थिंग्स. और ये मैं आई विल सपोर्ट इट विद एन एग्जांपल. सर जो बोर्ड्स की कहानी रहती है, बोर्ड्स में बंदे को पता है इस टॉपिक से ये चीजें आनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के तो आराम से कैन स्कोर 90%. बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, स्पेशली अगर वो यूपीएससी करवा रही है, यूपीएससी बच्चे के साथ वो खुद भी इवॉल्व करती है. इफ यूपीएससी को लगता है कि इस पैटर्न से ज्यादा क्वेश्चन देते हैं, अगले साल वो पैटर्न चेंज करके दूसरे क्वेश्चन दे देगी. तो आप एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर ही नहीं सकते यूपीएससी में. आपको इवॉल्व करना ही करना पड़ेगा. तो सर वो इवॉल्वमेंट में प्रोसेस में टाइम लगता है. दैट इज व्हाई आई कॉल माय सेल्फ एन एवरेज पर्सन. आई एम स्लो एट इवॉल्विंग. Ayush, if a 90% holder take 5 attempt to clear a written, one single written, तो ये 60% 65% वालों को तो यार बड़ा बुरा हाल हो जाएगा. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल कि आप जो ये बोले हो कि 95% वाले को लगा 5 अटेम्प्ट एंड 65 to 75% वालों का क्या होगा. आई वुड टेल यू गाइस कि 65-75 वाले ज्यादा रिकमेंड होते हैं, 90+ वाले कम होते हैं. ऐसे ही तो ये अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आप 65-75 हो तो आप फौज के लायक नहीं हो और ऐसा कुछ है. आप लोग ज्यादा रिकमेंड होगे, हमारे चांसेस और थोड़े से उस टाइप के रहते हैं. तो आई विल टेल यू द थिंग. ऐसा रहता है सर कि 95% वाला जो मैं था, आई वाज स्टिल एन एवरेज पर्सन, एक्चुअली बिलो एवरेज. मैं सर मजाक अपने पे ही करता हूँ. तो सर कहानी ये थी कि आई टुक 4 अटेम्प्ट्स टू इवॉल्व माई सेल्फ. पहला अटेम्प्ट दिया, समझा कि हाँ ठीक है पढ़ना पड़ेगा इन दोनों चीजों में, आई हैव टू इवॉल्व. फिर सर दूसरे में समझ में आया कि मैथ्स में वर्क करना पड़ेगा. तो मैथ्स में मैंने वर्क किया, उस हिसाब से मैं जीईटी थोड़ा सा बैक ऑफ हो गया. अब थर्ड अटेम्प्ट में जीईटी में खींच दिया 346 मार्क्स. मेरा कट ऑफ अकेले जीईटी से क्लियर हो रहा था. बट सर एट दैट टाइम मैथ्स में थोड़ा सा पीछे रह गया. इट वाज 73.4 एट दैट टाइम. फिर सर समझ में आया कि नाउ आई हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स. एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई रियलाइज कि अब ऐसा इस चीज में, अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो यूपीएससी है, वो इवॉल्व कर रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है. अब वो पैटर्न ये था कि वो इट वाज मिक्सिंग 2-3 चैप्टर्स टुगेदर टू फॉर्म वन सिंगल क्वेश्चन. अब यहाँ पे सर बच्चे क्या करते हैं मैथ्स के लिए पर्टिकुलरली, जो मेरा वीक पॉइंट था, कि वो फॉर्मूलास वगैरह स्किप कर देंगे. दे विल फोकस मोर ऑन जीईटी क्योंकि वो देते हैं कि इंग्लिश और साइंस से हो ही जाएगा. बट सर फॉर्मूलास से, बस फॉर्मूलास से, अगर फॉर्मूला शीट है आपके पास, you are easily good to go to score 60 questions आराम से, बड़ी आराम से सर. अच्छा, ये जब तेरे जीईटी में 340 आए, जो कि अपने आप में बहुत फाड़ नंबर होते हैं, ठीक है ना, जिसमें इसमें ना एनडी रेट निकल जाता है, ठीक है. मेरे को ये बता कि जीईटी ऐसी गलती करी क्या कि जीईटी पे एक टाइम फोकस नहीं किया, खाली मैथ्स कर रहा हूँ, देन जीईटी डाउन हो गया? सर गलती एक्चुअली आई थिंक मॉक टेस्ट वाले टाइम पे हुई थी. क्या? कि क्योंकि मैं जो करता था, which I will tell कि people आप करना मत, don't do this thing. मैं जो मॉक टेस्ट करता था सर वो ऑनलाइन करता था. और ऑनलाइन में क्या होता है, यू आर सॉल्विंग ए क्वेश्चन, फिर अगला बटन दबाओगे दूसरा क्वेश्चन आएगा, अगला बटन दबाओगे दूसरा क्वेश्चन आएगा. इससे सेम अपोजिट चीज हैपेंस इन द थिंग, इन द प्लेस व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम. उसमें क्या होता है सर कि तोप की सारी कैनन्स आपके सर के ऊपर रहती है.
आपका प्रेशर वैसे हाई रहता है, एंड यू हैव टू थिंक लाइक एन ऑफिसर एट दैट टाइम ओनली, कि आपको प्रेशर में भी इतने सारे क्वेश्चन को टैकल करना है। तो सर उस प्रेशर में आपको ओएमआर भी भरना है, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं जो कि अपने में नए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आप वो पहले देख चुके हो, वो अपने में नए क्वेश्चन रहते हैं। उस नए क्वेश्चन में ओएमआर सॉल्व करना है, उस टीचर का अटेंडेंस शीट भरना है। तो वो प्रेशर अगर आपको पहले से ही फील रहेगा, विच आई हैव रियलाइज इन माई 4th अटेम्प्ट, कि मैं इसके बाद से प्रिंट आउट निकालूंगा पहले पेपर्स का, आई विल पुट द टाइमर एंड देन आई विल डू इट विद द टाइम। तो सर इट हेल्प्ड मी अ लॉट एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि अब ये वाली चीजें करेंगे, और ऐसे इवॉल्व किया। अच्छा, बट ये जब चौथे टाइम तक जा रहा है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन समझाओगे क्या चल रही है जिंदगी में? Frustration, you will not call it frustration. Actually, sir, it is a tale of a warrior. Or warriors always face setbacks. They learn from the setbacks and evolve. तो सर कहानी ऐसी ही थी, पहले अटेम्प्ट के बाद इवॉल्व किया, दूसरे अटेम्प्ट के बाद किया, तीसरे अटेम्प्ट के बाद, चौथे अटेम्प्ट के बाद। अब सर ऐसा है कि नाउ आई हैव 4 plans which will actually save 4 attempts of any individual in the written exam. I think I'm empowered to save 4 attempts of anybody, sir, right now. ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट की कहानी से लेके चौथे अटेम्प्ट तक की कहानी बताओ, ठीक है? सो फर्स्ट अटेम्प्ट वाज 340 मार्क्स, राइट? कितने नंबर थे अपने? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैथ्स की कट ऑफ ही नहीं क्लियर हुई थी। आई विल बी क्लियर। सर जीएटी में ठीक ठीक था। ओके, तो जीएटी में ठीक ठाक कितना? 280 250 कितने थे? हाँ सर, इट वाज लाइक दैट। ठीक है, अब पहले अटेम्प्ट में क्या कर पड़ी हो? क्लास 11 12 किसके साथ दिया है, ड्रॉप करके दिया है, कैसा सीन? सर ड्रॉप तो कभी नहीं किया, नॉट फॉर इवन कॉलेज, एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम सीएसई विदाउट ड्रॉप। और खास बात भाई की ये है कि एसएसबी के लिए इन्होंने अपने एग्जाम्स ऐसे धड़ल्ले से छोड़े हैं, ये बस पूछो मत कि हाँ हो जाएगा, हमको पता है हमारा हो जाएगा, पैदा ही इसी चीज के लिए हुए, ऐसा हो नहीं सकता। खैर, कमिंग टू द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट से बताओ। तो 12 के साथ दिया है? हाँ सर, इट वाज इन माय 11th एंडिंग। ओके, 11th एंडिंग, अच्छा अप्रैल वाला। ओके, फॉर द ट्रायल? हाँ सर, फॉर द ट्रायल इट वाज एट द कोरोना पीक। अच्छा, तो सर पहला अटेम्प्ट था, पूरा लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, बस एनडीए का एग्जाम था उस दिन। हमारे घर से इट इज 340 किलोमीटर टू द सेंटर, लखनऊ में था सेंटर सर। ओके, तो वी ड्रोव टू लखनऊ एट नाइट, 3 बजे निकले थे रात में बस एनडीए का पेपर देने। तो सर ऐसी कहानी थी, पहला अटेम्प्ट दिया, समझ में आया कि ये पढ़ाई की जरूरत है ऑब्वियसली, क्योंकि सर 11th में थे, 12th का सिलेबस टेस्ट नहीं किया था, 11th के पोर्शन पे गए थे। और जीएटी तो ठीक ठाक था, बिकॉज हमेशा से इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, और साइंस भी सर बेसिक साइंस आती है 9th 10th की, तो जीएटी में एवरेज बन रहे थे। एंड टॉकिंग अबाउट द मैथ्स पार्ट, आई रियलाइज कि मैथ्स में वर्क करने की जरूरत है। तो सर पहले अटेम्प्ट के बाद ये समझ में आ गया कि आई नीड टू वर्क ऑन दिस, तो सेकंड अटेम्प्ट में आई इवॉल्व्ड ऑन दिस। अब सेकंड अटेम्प्ट में व्हाट आई डू, मैथ्स पे फोकस किया, जीएटी पे थोड़ा थोड़ा किया, मतलब उतना नहीं किया, क्योंकि पहले अटेम्प्ट से रियलाइज हो गया था कि आई कैन डू एवरीथिंग इन जीएटी एंड मैथ्स में पास होना है बस। उस टाइम पे कट ऑफ भी अराउंड 340 345 ऐसे जाती थी। तो सर ये समझ में आया। अब दूसरे अटेम्प्ट में क्या सीन हो गया कि मैथ्स निकल गया, जीएटी रह गया उतना, इट वाज एवरेज 210 220 मार्क्स। अब सर ऐसे में तो टोटल में बन रहे थे 310 320, अब ऐसे में तो क्लियर हो नहीं पा रहा था। बट सर ये रियलाइजेशन थी कि बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है, क्योंकि 20-30 नंबर से ही रह रहा था कट ऑफ। इतना पता था सर कि पोटेंशियल है, आई कैन डू इट, एंड ऑब्वियसली इवॉल्व करेंगे थोड़ा थोड़ा। और सर एक और चीज थी कि कोई गाइड करने वाला नहीं था उस टाइम पे। इट वाज लाइक कि कभी कोई एग्जाम दिया नहीं है वो वाला, और पूरे फैमिली में मैं पहला बंदा था जो एनडी एग्जाम के लिए दे रहा था, खुद ही से प्रिपरेशन भी की थी। तो सर ऑल द थिंग वाज ऑन माई सेल्फ। ओके, तो सर सेकेंड अटेम्प्ट की कहानी ये थी। अब थर्ड अटेम्प्ट में क्या किया सर, विच वाज जीएटी वाला पार्ट एकदम से शॉर्ट अप कर दिया। अच्छा, ये रियलाइज किया सर कि जीएटी में 4 नंबर मिलते हैं क्वेश्चन के, मैथ्स में 2.5 नंबर मिलते हैं। जीएटी से नंबर खींचेंगे और मैथ्स में जस्ट पास हो जाएंगे। जीएटी से नंबर खींच दिया सर, खींच के अच्छा खासा, मतलब सर ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग थी मेरी उस टाइम पे, अभी भी है आई गेस। इंग्लिश ठीक ठाक थी सर, साइंस भी ठीक ठाक थी, तो सर जीएटी में 346 नंबर खींच दिए थे। और फिर सर मैथ्स की बारी आई, मैथ्स में फॉर्मूला शीट उस टाइम पे नहीं समझ में आया था कि फॉर्मूला शीट भी बनानी होती है। तो सर 73.4 मार्क्स,
मैथ्स में 1.6 नंबर से रह गया एंड ओवरऑल कट ऑफ भी उसी वजह से रह गया था। तो सर वो मोमेंट यू माइट अंडरस्टैंड, somebody can understand, मतलब व्यूअर्स में भी ऑब्वियसली those who have faced this, so they can understand कि गेट के इतने पास आके एंड यू आर गोइंग बैक, कैसी मूवमेंट होती है वो। सर इतने ही मार्क्स लाने में काफी रातें जागने पड़ती हैं। हाँ, मोटिवेशन आ कहाँ से हुई कि चौथे अटेम्प्ट में निकल जाएगा, अगले अटेम्प्ट में निकल जाएगा, आ कहाँ से रहा है सब कुछ? सर मोटिवेशन तो इट इज इन द ब्लड एक्चुअली। अच्छा, वो जो प्राइड था सर कि आई हैव टू ब्रिंग इट इन माय पेरेंट्स आईज, एंड फॉर दैट ओनली आई वाज वर्किंग, एंड आई थिंक soon my parents will have pride in their eyes seeing me in the uniform with 2 star on my shoulders, definitely sir। but यार there तो are सर rare वो stories जो चौथे अटेम्प्ट में निकालते हैं, there are the rare stories जो चौथे अटेम्प्ट में रिटर्न निकालते हैं, ठीक है? सर 5वें अटेम्प्ट में। हाँ, चौथे पांचवें, मतलब ये तो चौथे पांचवें तो बहुत ही रेयर हो जाती है कि शायद ही कोई एक ऐसा जैम होगा जो ऐसा निकाले, या तो फर्स्ट अटेम्प्ट की कहानी होती है, मैक्स टू मैक्स सेकंड अटेम्प्ट की। सो दैट्स अब मतलब बड़ी चीज थी, बड़ी बात थी। खैर, ओके, यहाँ तक की कहानी हो गई, बट फिर भी कहीं से कोई विश्वास जग रहा था कि मैंने उसका सुना है, इसका सुना है, ये कुछ कहानी चल रही थी? सर मेरे को विक्रम बत्रा सर की कहानी बहुत इंस्पायर करती थी। अच्छा I have heard that he was screened out 12 times। यार, ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, कोई कहते हैं पहली बार, कुछ कहते हैं 12। चलो अच्छी बात है, बट अगर 12वीं बार में है ना तो सच में यार एक खून मतलब ऐसा है कि उबाल दे आदमी का। Obviously sir। And sir शेरशाह नाम ही उनका है, ऑलवेज शाह की तरह रहना है। और सर हमेशा से वो उनसे भी इंस्पायर हमेशा से रहा था सर, कैप्टन विक्रम बत्रा सर पीवीसी। तो सर उनसे भी एक इंस्पिरेशन था कि सर ही कैन डू इट इन 12th अटेम्प्ट, सो आई कैन आल्सो डू इट इन 5th अटेम्प्ट। मेरा तो 5वां ही है सर अभी। हाँ, अभी तो और आगे बहुत सी लड़ाइयाँ करनी है। ये तो सर अभी डर जाएंगे तो फिर इन द वॉर फ्रंट व्हेन पीपल आर बिहाइंड मी ट्रस्टिंग कि हमारा ऑफिसर पीछे नहीं हटेगा, तो वो तो सर हमेशा से ही था और सर हमेशा से ही रहेगा आगे भी। चल यहाँ तक की कहानी हो गई, बट यार इसके आगे अगर हम चले, अभी तेरे को अपने अगले अटेम्प्ट में कुछ समझ में आ रहा होगा कि मुझे यही करना है, ये तो तेरे को क्लियर हो गया होगा ना, मुझे सिर्फ यही करना है, फालतू बकवास नहीं करनी, मेरे को सारा नहीं पढ़ना। क्या है वो सब कहानी? सर जो था कि मुझे यही पढ़ना है और यही इसी से हो जाता है पेपर, वो मेरे को समझ में आया 4th अटेम्प्ट देने के बाद। अब सर वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू वेस्ट हिज 4 अटेम्प्ट्स टू लर्न दिस थिंग। ठीक है। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द इंटरव्यू एक्चुअली। हाँ, तो सर वो ये था कि मैथ्स में पहला थिंग है कि अगर इफ अ पर्सन इज लाइक मी, तो सर उसको फॉर्मूला शीट बना लेनी चाहिए सीरियसली। इट इज अ ब्रह्मास्त्र अगेंस्ट ऑल द पेपर। तो सर अगर वो फॉर्मूला शीट बना लेता है खुद से, नॉट टेकिंग प्रिंट आउट फ्रॉम दैट ब्लडी साइट और फिर वो सब करने वाला, ठीक है। तो सर प्रिंट आउट मत लो, खुद से बनाओ। नोट्स आपको बनाना है हाथ से, अगर आप हाथ से लिखोगे तो आपको याद रहेगा। एक होती है सर पिक्टोग्राफिक मेमोरी, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट सर, वो बहुत काम आती है। मैंने सर जो मेरी फॉर्मूला शीट थी, मैंने उसको इतनी बार देखा था कि मेरे आंखों के सामने वो छप जा रहा था एग्जाम में कि हाँ ये चीजें हैं, ऐसे आंख बंद करो तो इट वाज लाइक कि हाँ यहाँ ये लिखा था, यहाँ ये लिखा था, यहाँ ये एवरीथिंग वाज ऑन माय आईज। तो सर वो पिक्टोग्राफिक मेमोरीज बहुत जगह काम करती हैं। तो पहला चीज हो गया फॉर्मूला शीट। अगर आप फॉर्मूला शीट अच्छे से कर ले रहे हो, बेसिक्स पता है 11th 12th के, तो आराम से आपके 50 से 60% गए नहीं जा रहे हैं मैथ्स के, बहुत आराम से। बस प्रॉपर्टीज से आते हैं 50 से 60%, और इससे ज्यादा आपको अटेम्प्ट भी नहीं करने हैं। डोंट टेक चांसेस इन मैथ्स। ठीक है। तो सर मैथ्स की कहानी ऐसे हो जाएगी। अब सर बात आती है जीईटी की। जीईटी में जो मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करते हैं इज दे ओवर अटेम्प्ट द थिंग। अब ओवर अटेम्प्ट की वजह से उनके जो सही थे वो भी गलत हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ इट जो नंबर आ रहे थे वो भी नहीं आते हैं। हाँ, ये सबसे घटिया हरकत होती है। बट ये ना, पता है चीटिंग में सबसे गंदी बात क्या होती है? अरे ये ऐसे ही था, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है, दैट टू हैपन। पहले 3 अटेम्प्ट में भी हरकत की होगी वाली तो। हाँ सर ऑब्वियसली की थी, आई विल नॉट लाइक, की थी। पर चौथे अटेम्प्ट में वाली गलती की थी कि अरे अरे ना, आखिरी अटेम्प्ट है, अगर अभी तुक्का नहीं मारा तो फिर पता नहीं होगा कि नहीं। ऐसा आया था फील कभी? सर 5वें अटेम्प्ट में ऐसा हो गया था कि जो गट फीलिंग आ रही थी वो आंसर सही था,
अच्छा। क्योंकि सर आप 5वें अटेम्प्ट तक आते आते सिलेबस 4 बार पढ़ चुके हो. यू थिंक दैट वे. You have read the syllabus 4 times because you have given 4 attempts. अच्छा, ये 4 अब बार का सिलेबस का भी बड़ी अच्छी कहानी है। आई वांट टू नो कि ज्यादातर जितने लोग तैयारी करते हैं ना, दे बिलीव कि पूरा पढ़ लिया, एक काम करते हैं पूरा पढ़ लेते हैं फिर रिवाइज करते हैं, ठीक है, और फिर रिवाइज के नाम पे शायद एक टूटा फूटा रिवाइज होता है। अब जरा इसको समझाएगा कितना सही है कितना गलत है। सर the thing you said about revision, वो सर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है. मिनिमम रिसोर्सेस मैक्सिमम रिवीजन इज इक्वल टू मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी. ये फॉर्मूला होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने का. ये मेरे को समझ में आया है इतने सारे सेटबैक्स के बाद. तो सर ये था कि लोग व्हाट दे डू इज कि एक बुक से पढ़ा, पहले पाथफाइंडर से पढ़ लिया, अब दूसरे टाइम टेलीग्राम से कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, अब तीसरे टाइम किसी और पीडीएफ से पढ़ लिया. अब सर इसमें 3 रिसोर्सेज से फॉलो कर रहे हैं, रिवीजन किसी और जगह से कर रहे हैं, तो उतना बैलेंस हो नहीं पाता. हर बार कुछ नई नई चीजें आ जाएंगी, उससे कॉन्फिडेंस भी नहीं डेवलप होगा. अब सर आपका कोई एक सॉरी मैंने तो टोक दिया मैंने, बट ना मुझे एक बात एकदम से याद आ गई यार. यार लोग ये कहते हैं कि रिवाइज मैंने वीडियो देख के कर लिया. ये अपने किताब के पन्ने पलटना और वीडियो से रिवाइज करने में कोई फर्क है? डेफिनेटली सर बिल्कुल है. क्या है, जरा थोड़ा समझाओगे? क्योंकि वो कहते हैं यार रिवीजन ही तो हो रहा है, मैं दोबारा वीडियो देख लूंगा. सर अगर वो वीडियो पहले देख चुका है एक बार और उससे नोट्स बनाया है, हाँ तब तो सर वो वीडियो देख के अगर पढ़ रहा है देन इट इज 100% गुड. आई एम सपोर्टिंग इट. ठीक है. बट अगर वो वीडियो पहले नहीं देखा है, वो नोट्स कहीं और से बनाया है एंड ही इज वाचिंग द वीडियो फ्रॉम एनी अदर सोर्स, हाँ देन सर फिर वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज की तरफ जा सकता है. अच्छा. क्योंकि सर जो मेन चीज होती है, इट इज कमिंग ऑफ द न्यू थिंग्स, न्यू चैलेंजेस, एंड यू डोंट वांट न्यू चैलेंजेस एट द ब्रिस्क ऑफ समथिंग यू आर हैविंग व्हिच विल चेंज योर लाइफ. तो सर आप एंड मोमेंट पे कोई नई चीज नहीं सीखना चाहोगे. जो आपको पहले से पता है उसी को रिवाइज करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. यही चीज हमेशा से करनी होती है सर. अगर आपके पास नोट्स हैं आपके जो आपने खुद बनाए हैं, तो आप उस पर भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो, उसी को रिवाइज करो. 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, एक बार और करो. वो आपको मैक्सिमम आउटपुट देगा. इंस्टेड ऑफ डूइंग कि एक जगह से यहाँ से किया, एक जगह से वहां से किया, एक जगह से यहाँ किया. अगर वो आप समझ जाते हो विदाउट वेस्टिंग 4 attempts लाइक मी, then it will be your benefit. We would say particularly कि अगर आप करोगे रिवीजन more than jumping from one sources to another sources, then it will be your maximum profit and maximum productivity. So I will say like that, sir. ओके, अब मुझे ना फोर्थ अटेम्प्ट समझा. पहला पेपर हुआ नहीं. क्या चल रहा है दिमाग में? निकल जाएगा. फोर्थ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिफ्थ अटेम्प्ट. फर्स्ट पेपर देखे चुका, क्या फीलिंग आ रही? सर फर्स्ट पेपर देने के बाद फीलिंग आ रही थी कि मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा. फिर दूसरे पेपर जब नहीं निकला तब थोड़ा सा लग रहा था कि यार कहाँ गलती रह गई, कुछ तो अलग करना पड़ेगा. फिर से इन द फोर्थ वो स्ट्रेटेजी नहीं काम करती है. लखनऊ ओनली और यू आर, मतलब क्या सीन है? सर पहला अटेम्प्ट तो लखनऊ ही था एंड सेकंड अटेम्प्ट वाज इन माय होम टाउन. इट वाज इन गोरखपुर. एंड फोर्थ वाला? फोर्थ वाला भी सर इट वाज इन गोरखपुर. ठीक है. फिफ्थ वाला भी इट वाज इन गोरखपुर. गोरखपुर सेंटर से वापस आ रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में? यार 4 अटेम्प्ट जा चुके हैं यार, एक और अटेम्प्ट वैसा जो नहीं हुआ. चला क्या तेरे दिमाग में? तेरे दिमाग में क्या चला रहा है? हमेशा तो यार इंसान एनर्जाइज या पॉजिटिव नहीं रह सकता. फौजी को भी, अफसर को भी डर लगता है, वो बात अलग है, वो चेहरे पे दिखाता नहीं है. अफसोस तो तेरे को भी हुआ होगा यार, ऐसा तो नहीं हो सकता. सर anybody who says he he don't fear, he is a liar हाँ, until unless he is a गोरखा. सही बात है. तो सर सैम अनिशा सर से हमेशा से इंस्पिरेशन था. तो सर डर तो था ऑब्वियसली, मतलब कि ये था हमेशा से माइंड में कि 4 अटेम्प्ट दे दिया है. नाउ फैमिली इज आल्सो हैविंग सम उम्मीद कि यार बच्चा कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा है एटलीस्ट इसका एक बार भी नहीं हुआ रिटर्न. तो सर वो था कि करना तो है, और फिर मतलब दिमाग में भी आता था कि नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, क्या हो गया. फिर सर ये सारा मोमेंट हमेशा के लिए नहीं आता था सर मेरे दिमाग में. इट वाज फॉर अ ब्रिस्क ऑफ सेकंड ट्वाइस थ्राइस की छोड़ नहीं गया. बट सर फिर से वापस से आता था कि इफ आई विल बी ऑन द वॉर फ्रंट, कोई ऐसे बोलेगा कि मेरे बंदों से कि आप पीछे आ जाओ, तो सर मेरी जिम्मेदारी रहती है. ऐसे ही घर पे भी थी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी कि हाँ उनकी आंखों में वो लाना है, राइट. तो सर वो हमेशा से दिमाग में था. 2-3 सेकंड के लिए आया कि ठीक है छोड़ देते हैं,
बट सर वो वापस से आ जाता था अंदर, आयुष सिन्हा का बाहर हाँ कि हाँ कर लेगा वापस से। अच्छा एक बात बता, यू हैव वन डियर फ्रेंड इन एयरफोर्स आल्सो, ही इज एल्डर टू यू, सो उनके वर्ड्स क्या रहते थे? क्योंकि उनको, वो तो आपसे पहले रिकमेंड हो गए, वो तो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनके वर्ड्स क्या रहते थे? सर द पर्सन वाज he's Ankit Bhaiya, actually he's in Air Force right now. हाँ He's in AP. So sir, he says कि I'm always proud of you. I know you have put your hard work in it. I know you have मतलब कि आप रातें जागे हो, आपने मेहनत की है इतनी। I know कि मुझे कुछ दिखा है, क्योंकि we used to prepare together. He was preparing for CDS, I was preparing for NDA. तो सर we both know each other's effort कि हमने कितना उसमें लगाया है काम अपना। और सर उन्हीं ने बताया था कि ये हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, शिव जी ऑलवेज रिवॉर्ड्स यू फॉर योर हार्डवर्क। तो सर मतलब कि वो मोटिवेशन हमेशा से उनसे भी रहा है, खुद से भी रहा है। और जब दो मोटिवेटेड पीपल आपस में कंबाइन होते हैं तो सर देयर इज अ ब्लास्ट, और वो ब्लास्ट फिफ्थ अटेम्प्ट में सबको पता चल ही गया। टू गेट वन गिफ्ट फ्रॉम द एयरफोर्स आल्सो ना, जैसे टाइप पे जो लगाया, क्या है वो? Actually, it is a type-in. It Okay. was gifted to me by Ankit Bhaiya. ओके There is a Tejas aircraft in it. अच्छा, You can see it. लवली मैन। ये चीजें तो मतलब उसी को मिल सकती है, इसका बंदा एयरफोर्स में हो, वरना तो ये कहाँ है, बिना अकेडमी जाया। थैंक्स मैन फॉर शोइंग। क्या बात है भाई, ऐसे पिन कहाँ नसीब So it हुई। is a sign that हाँ, it is a sign that he is with me throughout this interview also. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये कहाँ, मतलब सोच के देखा, बिना अकेडमी जाए मिल नहीं सकता। तुम्हारा अपना कोई होना चाहिए, तभी मिल सकती है। इतनी करोड़ों की चीजें तो कहीं भी नहीं मिलेगी। हमारे वाले पिन में तो बस एक स्टार लगा होता है बस। चल मैन, ग्रेट। नाउ कमिंग बैक टू द पार्ट। हाँ, तो अभी फोर्थ अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, फिफ्थ अटेम्प्ट आने वाला है। 2 महीने बचे हैं, 1 महीना बचा है, 15 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, 1 दिन बचा है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंटायर थिंग, क्या चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार निकल जाएगा? तो सर फिफ्थ अटेम्प्ट व्हेन इट वाज 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है वाला टाइम, हाँ तो सर उस टाइम मैं 19 एसएसबी इलाहाबाद से जस्ट स्क्रीन आउट होके आया था। हाँ, मैं ताजा ताजा टीएस एंट्री। हाँ टीएस एंट्री सर। उससे पहले एक बार कॉन्फ्रेंस आउट भी हो चुका था नेवी से विशाखापट्टनम में। ओके एंड सर दिस वाज द सेकंड एसएसबी, जिसके बाद मैं कॉन्फ्रेंस स्क्रीन आउट होके आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम द 19 एसएसबी इलाहाबाद। अच्छा तो सर वो एक इमोशनल मोमेंट अलग से था सर। इट वाज द थर्ड एसएसबी एक्चुअली। उसके पहले एक बार और स्क्रीन आउट हुआ था 21 एसएसबी भोपाल से टीएस एंट्री अक्टूबर में। उससे पहले कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था नेवी के लिए, इट वाज 10th टू बीटेक एंट्री 16 सितंबर। तो सर ये जो फिफ्थ अटेम्प्ट था, इसके पहले 3 एसएसबी, कॉन्फ्रेंस आउट एंड 2 स्क्रीन आउट्स वाले थे। अच्छा हाँ सर, तो अब ये 2 महीने का टाइम बचा था। ये जस्ट ताजा ताजा स्क्रीन आउट था, दिमाग में चल रहा था कि सर वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था उस स्क्रीन आउट के बाद से। आई विल नॉट लाइक, इट वाज लाइक सर प्रिपेयर्ड वेरी मच, आई डिडंट गॉट, मतलब कि ऐसा होता है सर स्क्रीन आउट में आपको पता नहीं चलता है कि व्हाट वाज योर मिस्टेक। एंड जब आपने खुद पे काम किया है एंड यू डिडंट गेट चांस टू शोकेस योरसेल्फ, शोकेस योर स्किल्स, तो सर यू फील बैड बिकॉज यू हैव वर्क फॉर इट। ट्रू ट्रू, आपने काम किया है, सही बात है। और जब आपको मौका नहीं मिलेगा देन ऑब्वियसली इसी बात है कि आपको थोड़ा बुरा लगेगा। पर ठीक है सर, इट इज अ टेल ऑफ अ वॉरियर। हाँ जितना रगड़ा मिलेगा उतना चमकेगा किसी न किसी दिन। ठीक है। और तो सर 2 महीने बचे थे। हाँ आई एंड अंकित भैया वी वर प्रिपेयरिंग टुगेदर। अंकित भैया की तब मेरिट लिस्ट नहीं आई थी सर। अच्छा हाँ सर, तो ऐसा था कि एनडीए और सीडीएस एक ही दिन पे होता है हाँ लास्ट ईयर से। तो सर अंकित भैया सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एनडीए रिटर्न्स। तो सर एक्चुअली जो अकाउंटेबिलिटी हमने मेंटेन की थी, लाइक आई यूज्ड टू टेल माय डेली टारगेट्स टू हिम एंड ही यूज्ड टू टेल हिम हिज डेली टारगेट्स टू मी कि दिस आर द थिंग्स आई विल डू टुमारो एंड दिस आर द थिंग्स ही विल डू टुमारो। तो सर ऐसे क्या होता था कि एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती थी हमेशा से कि जो ये मैंने किया ये उनको पता है, ये मैंने किया ये उनको पता है। हम लोग सुबह 4 बजे उठते थे, I used to practice his subjects, I used to practice mine. तो सर ऐसे साथ में प्रिपरेशन पूरा चला था 2 महीने। धीरे धीरे टाइम कम आ रहा था, नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी कि यार फिफ्थ अटेम्प्ट है, ऑब्वियसली बात है कि इस बार तो करना ही करना है। और सर इस बार ना थोड़ा सा स्पार्क ज्यादा था
जो वो अंदर से जिद रहती है वो इस बार बहुत ज्यादा थी। उसका रीजन यू माइट अंडरस्टैंड, क्योंकि इतने एसएसबीज के सेटबैक्स, इतने रिटर्न्स के सेटबैक, वो सारे का जो पोटेंशियल था, जो आग थी, वो सिर्फ इस अटेम्प्ट में कंबाइन हो गई। अच्छा, फायर इज ऑन द पीक। ओके, फायर इज ऑन द पीक, हाँ, फायर ब्रिगेड द पर्सन इज ऑन द पीक। ठीक है। अच्छा, अंकित भैया के कितने अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं अब तक तुम्हारे साथ जर्नी में? अंकित भैया नेवर फेल्ड। कभी फेल ही नहीं हुआ है? क्या बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट एफकैट क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट एसएसबी क्लियर, all the CDS attempts clear, all the FCAT attempts clear. क्या बात है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, कमाल है, चमत्कारी। ठीक है, सही है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं जरा। अंकित भैया की हमारी गाइडेंस चल रही है, तो साथ साथ तैयारी चल रही है। ठीक है, डे पास आ रहे हैं, पेपर 1 व्हाट हैपेंड? कुछ आया कि लगा कि निकल जाएगा इस बार? सर मैथ्स का पेपर, यू नो, एंड ए पर्सन लाइक मी, अब सर ऐसा था कि इस बार सारे टैंक भी मेरे ऊपर है, सारे स्नाइपर्स भी मेरे ऊपर हैं और सारे AK-47 भी मेरे ऊपर हैं। ओके, फेयर इनफ। तो सर आई डिड माय वेरी बेस्ट, पूरा ताकत जो था सब लगा दिया, बस 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए। That's right. क्लोज कॉल। बट यार एक बात और जानना चाहूंगा, जब 47 अटेम्प्ट हो पाए तो एक चीज होती है ना, इंसान का जो मोरल होता है वो गिरता है। अगेन ऑफिसर नेवर शो कि उसका मोरल गिरा है। यू डिडंट शो, यू ऑलवेज द टेल ऑफ एन ऑफ वॉरियर। ठीक है, चमकेगा आज, नहीं चमकेगा तो कल चमकेगा, दैट्स अ टेल ऑफ वॉरियर, और ये सही एटीट्यूड है। ठीक है, बट तेरे को एहसास तो होगा ना कि हो सकता भाई, फिर क्या सीन है अभी? ऑब्वियसली सर 47 क्वेश्चन के बाद से वो फियर वाला फैक्टर तो रहता ही है कि यार मैं तो जोड़ रहा था कि अगर 15 गलत हो गए तो इतने बनते हैं, चलो पास हो जाऊंगा, अगर 16 गलत हो गए यार तब तो लटक जाऊंगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ऐसे मैं सोच रहा था कि इससे ज्यादा गलत हो गए तो यार पेपर इस बार भी बाय बाय बोलना पड़ेगा। लेकिन सर ऐसा था कि उस बार बहुत हाई एक्यूरेसी से किया था, घर पे आके मैच किया तो इट वाज अराउंड 43 to 44 जितना सही था। ओह दैट्स प्रीटी गुड। ठीक तो है, सर ये वाला केस था। अब सर मैंने 47 अटेम्प्ट करने के बाद ये सोच लिया था कि भाई GT है जो है अपने हाथ में। अच्छा, अब दिस इज द थिंग आई एम हैविंग इन माय हैंड राइट नाउ, जिससे मैं आई कैन पुश माय नंबर अहेड, एटलीस्ट कट ऑफ विद। ठीक है। नाउ अभी जीईटी में क्या, फिर जीईटी की बात, जीईटी तो फाड़ दिया होगा, जीईटी में कॉन्फिडेंस की कोई इशू नहीं होता होगा? सर GT में उतना था नहीं इशू, मतलब अच्छे से रिवाइज किया था, करंट अफेयर्स भी पढ़े थे, सारे हो गए थे, मतलब अच्छे हो गए थे। ठीक है, ठीक ठाक। यू केम होम, चेक किया 43 से सही आ रहे हैं, जीईटी चेक किया, जीईटी कितना बैठ रहा है? सर एक्चुअली उस दिन चेक नहीं किया था, ये अच्छा। चेक किया था मैंने रिजल्ट आने के बाद। ओहो, अच्छा, ये कितने बैठ रहे हैं? इतनी सर लंबी सांस पहला कौन थॉट था, बैठे रहे? इतनी लंबी लंबी सांस होल्ड करके बैठे हुए कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बस पीडीएफ में जाके चेक करेंगे, फिर फाइनल देख रहे हैं कितने नंबर बैठ रहा है। नहीं सर ऐसा था कि GT के लिए आई वाज कॉन्फिडेंट। हाँ आई टोल्ड अंकित भैया कि GT सर मतलब कॉन्फिडेंट हैं, हाँ, बट मैथ्स का आई एम नॉट दैट मच श्योर, बिकॉज 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, एनीथिंग कैन हैपन। तो सर अंकित भैया सेड कि डोंट मैच मैथ्स, GT में कर लो और लेट्स सी GT हाउ इट इज। तो सर GT में आई गॉट 265 to 70 ऐसे था GT में, तो मतलब ठीक था कि मैथ्स में अगर कट ऑफ 80 85 ऐसे आ जाता है मैथ्स में, देन कट ऑफ क्लियर हो जाएगी आराम से। ठीक है। इट वाज लाइक दैट। तो मैथ्स मैंने मैच ही नहीं किया था। ओके। और फिर वी यूज्ड टू प्रे, वी यूज्ड टू गो टेंपल एवरी डे। अच्छा, तुम वैसे एथिस्ट थे, एथिस्ट से थीस्ट बनने की कहानी क्या है? Sir, till my 10th, I was a person who was more oriented towards science. अच्छा, मैं ये सब में बिलीव उतना नहीं करता था। I don't believe in these many things, मतलब वर्कशिप वाले चीजों में। हाँ, But sir, from the time उनकी भैया came, थोड़ी सी अक्ल आई जीवन में कि हाँ ठीक है ये भी कर लेना चाहिए, क्योंकि somebody should be there to you to rely on। मतलब there is a power sir actually, मतलब जिसपे आप अपना ट्रस्ट ले ऑन कर सकते हैं, और वो थोड़ा सा सर कामनेस मिलता है
एक्चुअल में मतलब मैंने दोनों चीजें देखी हैं सर, एक बार साइंस ओरिएंटेड रह के और एक बार ऐसे ओरिएंटेड रह के। जिस चीज से सर कामनेस मिलती है रियल में, आई थिंक वो हो ना हो क्या मैटर करता है सर। जिस चीज से कामनेस मिलती है वो एक्चुअल एम है एक्चुअली लाइफ का। एक्चुअल एम ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, कामनेस, नॉट दिस मेनी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स कि जो भी चीज हो। तो सर वो कामनेस जिस चीज से मिले, चाहे वो असली हो या नकली हो, करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो सर वो कामनेस के लिए जाते थे रोज, एंड योर प्रेयर्स गेट एक्सेप्टेड समटाइम आफ्टर दिस मेनी अटेम्प्ट्स, क्योंकि सर वो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, एक्चुअल में नहीं जाती है। ओके कोई कोई भी हो सर, वो मेहनत दिखती है हमेशा, कोई ना कोई देखता ही रहता है हमेशा कि हाँ इतना बंदे ने किया है, तो सर एट द एंड वो मिल जाता है। अच्छा आयुष ना, अब मैं बात करना चाह रहा हूँ जो तेरे ना एसएसबी के लेसन है। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि यूट्यूब से तूने क्या सीखा, ठीक है, खुद से क्या सीखा, बुक से क्या सीखा, कोचिंग से क्या सीखा, सब ठीक करो, उसको एक जगह लेकर आओ, एंड देन गो विद द नंबर ऑफ अटेम्प्ट फ्रॉम फर्स्ट टीएस एंट्री टू द रिकमेंडेशन। तो सर पहला जो मेरा अटेम्प्ट था, इट वाज 10+2 नेवी फॉर द इंडियन नेवी। ओके तो सर पहले एसएसबी की खुशी, एक्साइटमेंट ऑन द पीक, बंदा जोश में कि हाँ यार क्लास 4 से प्रिपेयर किया है, पर्सनालिटी के ऊपर जाएंगे अपन, फाड़ देंगे, पर्सनालिटी तो है, कर लेंगे अपन। तो सर मतलब इट वाज द एटीट्यूड एट दैट टाइम। तो फिर गए, और सर टेक्निकल एंट्रीज की एवरीथिंग यू नो ऑलरेडी कि कैसी रिपोर्टिंग होती है। 350 बच्चे, 400 के आसपास बच्चे विल बी देयर, और आप फ्रेशर बन के जा रहे हो वहाँ पे, और फ्रेशर बन के जाओगे, यू विल सी देम। ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा सिचुएशन खराब होता है, पूरा टीएस इसमें थोड़ा खराब होता है, मैं समझ गया, पर टीएस एंट्री मिली कैसे, व्हाट आर द स्टेप्स, कितने परसेंटेज में मिली, क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या, मुझे थोड़ा समझाएं इनको मिली कैसे ये। सर टीएस जब मैंने दिया था, नेवी की हो चाहे आर्मी की हो, यू हैव टू गिव जेई मेंस एग्जाम। तो जेई मेंस आपको देना पड़ेगा। आप जेई मेंस में जाओ, अब मतलब अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज ही हो मेरी तरह, तो सर आपको मिल सकती है, मतलब मिल जाएगी आराम से। अगर आप जेन्युइनली स्कोर करोगे 85-90 परसेंटाइल, आराम से मिल जाएगी। एंड सर जेई मेंस में 85-90 लाना, इट्स नॉट दैट मच बिग थिंग, मतलब हो जाता है सर आराम से, उतना भी कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि ज्यादा लोग देते हैं एंड मोस्टली नेगेटिव मार्किंग में रह जाते हैं। अगर आप पूरा अटेम्प्ट करोगे आपका आ जाएगा 85-90 तक। और सर नेवी की जो कट ऑफ होती है वो 9 लाख तक गई थी मेरे टाइम पे, और मेरी रैंक थी अराउंड 1 लाख समथिंग, 1,44,000 के आसपास थी। तो सर नेवी की आ गई आराम से। अगर आप जेई मेंस देते हो, अगर कट ऑफ के नीचे रैंक आती है, यू विल गेट अ कॉल लेटर, यू कैन गो एंड शो योर वॉर रेडी फेस देयर। एंड 12th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज सर आई थिंक इट इज अबव 80%, यू हैव टू स्कोर अबव 80%। यार देख, इसमें ना एक चीज और, इस बातों को ध्यान रखना होता है कि वो लिखते 70% है कि 70% चाहिए 12th में, पर नॉर्मली 80-85% वालों को ही बुलाते हैं, ये बात तो तय है। दूसरी बात ये तय है कि भाई ने चलो मेहनत कर दी 80-85%, मैं तो 75% वालों को भी देखा है, 60% वालों को भी देखा है, परसेंटाइल वालों को जिनका आ गया है, पर 85% मिनिमम बैरियर है। कि भाई ने बोला ना 9 लाख तक गई है, तो 9 लाख वाले इतने अच्छे नहीं हो सकते, वो आखिर से है एकदम जब सारे बच्चे भर चुके हैं फॉर्म, ठीक है। अच्छा अभी आते हैं, भीड़ 300-400 लोग, टीएस एंट्री, इतने लोग आ रखे हैं, ठीक है। पहली बार देखे होंगे कि भाई इतनी टाई पहन के सब लोग घूम रहे हैं, ये ब्लू शर्ट, भाई की ब्लू शर्ट, हर जगह ब्लू शर्ट दिख रही होगी इसको पूरा हॉल में। नाउ अभी क्या सीन है वहां पर एसएसबी में, स्क्रीनिंग का क्या हाल है? सर अभी का हाल ऐसा था कि पहले तो मैं अपने आप को काम ही कर रहा था कि थोड़ा सा ठंड रख लेते हैं दिमाग में कि बस तू फ्रेशर है, तू नया नया आया है, तेरे अंदर है वो क्वालिटीज, यू हैव इट इन योरसेल्फ, जैसा आर्मी में बोलते हैं, डू यू हैव इट इन यू। तो बस अपने आप को बोले जा रहा था, यू हैव इट इन योरसेल्फ, यू हैव इट इन योरसेल्फ, यू विल गेट थ्रू, यू विल गेट थ्रू, मोटिवेट कर रहा था सर खुद को। तो सर इट वाज नेवी विशाखापट्टनम, नेवल सिलेक्शन बोर्ड विशाखापट्टनम, हम सब गए अंदर, नॉर्मल डिप्यूटी प्रेसिडेंट की ब्रीफिंग्स वगैरह हुई, और ओआईआर के लिए रिपीटर्स को लेके गया। अब सर मेरे को ये बात पता नहीं थी कि रिपीटर्स को अलग करते हैं, फ्रेशर्स को अलग करते हैं, और रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को अलग करते हैं। अच्छा। और सर मेरे को मिल गया वहां एक चटक लौंडा। अच्छा। वो चटक लौंडा बोलता है मिस्टर एक्स, यू कैन कॉल हिम मिस्टर एक्स, कैडेट एक्स बोलो सर। हाँ कैडेट एक्स, कैडेट एक्स। हाँ
He is saying, sir, he came from NDA just to give this attempt. He was in the Lima squadron, he was saying. अच्छा, और sir, his weight was 90 kg. कितना लंबा था? 90 kg सर, उसका मेरे से छोटी हाइट थी उसकी, अरे फिर लीमा और सर वो 90 kg का था. ओके, चलो आगे बताओ. That is why I am saying ना, he was चटक लौंडा. अच्छा, हाँ, चटक लौंडा. ओके, ठीक है. तो सर मतलब वो फेक कर रहा था, जो भी कर रहा था. हाँ, तो सर इट वाज लाइक दैट. अब वो बंदा रिकमेंडेड बोल रहा, ऑब्वियसली अगर इंडिया में है तो रिकमेंडेड है, तो रिकमेंडेड की लाइन को छोड़ के वो स्क्रीन आउट की लाइन में खड़ा था. अच्छा, मैं सोचा सर, मैं ऐसे गया, उसके बाद मैं भी सर अपने चटक लौंडे वाले अंदाज में गया. उसके बाद बोला सर, ऐसे सर बोला, सर आप तो एनडीए में हो, आप तो रिकमेंडेड लोगों की लाइन में खड़े हो गए. तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं रिकमेंडेड लोगों को चांस देना चाह रहा हूँ, मैं स्क्रीन आउट की लाइन में खड़ा हूँगा. तो सर वो स्क्रीन आउट की लाइन में खड़ा हो गया, स्क्रीन आउट ही हो गया था वो. तो सर ये तो अलग चीज हो गया, वॉज डिविएटेड फ्रॉम माय पाथ. तो सर OIR स्टार्टेड, रिपीटर्स ने OIR दिया, हमने OIR दिया, एक नॉर्मल सी पिक्चर आई पीपीडीटी की. अब सर पीपीडीटी की पिक्चर कैसी होती है, इट इज ऑलवेज ओपन एंडेड. ये मैंने अपने सारे अटेम्प्ट्स में देखा है. अच्छा, पीपीडीटी की पिक्चर इट विल बी लाइक यू कैन टेक इट टू एनी एक्सटेंट. जितनी आपकी पर्सपेक्टिव लेके जा रही है, आप उसको अच्छा बना सकते हो, आप उसको बुरा बना सकते हो, आप उसको ऐसा बना सकते हो कि ना आपको ना ऐसे दोनों को ना समझ में आए. ठीक है. तो सर इट इज ऑल ऑन यू. तो मैंने एक डिसेंट सी स्टोरी बनाई करंट अफेयर से थोड़ा कनेक्ट करके. और सर ग्रुप में नरेशन, सर मैं ऑलवेज, आई वाज गुड एट पब्लिक स्पीकिंग. मैंने ऑलवेज, आई हैव गिवन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इन माय स्कूल एंड एवरीवेयर. तो सर मेरी पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी सी बढ़िया थी, अच्छी थी, बट स्टिल आई एम एन बिलो एवरेज पर्सन, सो आई विल नॉट कॉल इट गुड. तो सर मैंने अच्छे से बोला वहां पे, नरेशन अच्छा दिया, ग्रुप में पार्टिसिपेट किया, एंड लकीली आई वाज स्क्रीन्ड इन. अच्छा, अब यहाँ पर एक बात बोल दो भाई ना, अभी तुम्हें स्क्रीनिंग का फॉर्मूला नहीं बता रहा है. हाँ, इसने बोला अच्छी सी करंट अफेयर के साथ बनाए, तो ये नहीं कह रहा है कि तुमको करंट अफेयर डालने हैं. ये इसकी पहली बार अटेम्प्ट की समझ है कि इसको ऐसा करना है, तो इसने कर दिया है. अभी तक इसको फॉर्मूला पता नहीं लगा है. पहली बार की स्क्रीनिंग नसीब वाली भी हो जाती है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, भाई के साथ भी ऐसा हुआ है. ठीक है, ये ब्लू शर्ट कहाँ की है, वो एसएसबी की है. भाई की ब्लू शर्ट एसएसबी की है. ठीक है, अब जरा इस ब्लू शर्ट की पूरी कहानी सुनो. उसने बहुत जर्नी तय करी है, हर एसएसबी की तय आयरन होकर पूरी गई है ये तमीज में. उम्मीद के साथ इस बार कमेंट होकर आएगी. ठीक है, तो अब सुनते हैं. हाँ चलो, स्क्रीन हो गए लकी. देन अब स्क्रीन होंगे सर, 37 बंदे स्क्रीन इन हुए थे इतनी सारी रिपोर्टिंग के बाद से. हाँ, तो सर वो खुशी अलग होती है. इट वाज लाइक वॉर विक्ट्री वाली हैप्पीनेस. रिकमेंडेशन से बड़ी यार टाइगर हिल मिल गया है अब तो. हाँ, सही बात है. अब सर मैंने अपने दोस्तों से पूछना स्टार्ट किया, यार साइड टेस्ट में पहले क्या होता है, वैट होता है, टैट होता है, एसआरटी होता है, एसडी होता है. ये बंदा वो है जो चौथी क्लास से तैयार कर रहा है, इसको ये नहीं पता बैट होता है, टैट होता है, सार्ट होता है. बट दिस कॉमन होता है, पहली बार में जा रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट. फिर सर ये पता था ये होता है, ये नहीं पता था किस ऑर्डर में होता है. हाँ, ठीक है. तो सर मतलब ये दोस्तों से पूछा. अब अगले दिन मतलब वैसे नॉर्मल रॉ अपने आप को लेके पहुंच गए वहां पे, टीटी वगैरह दी अच्छे से. मतलब ऐसी थी सर, टीटी छोड़ी बोड़ी नहीं, सारी कर दी. बैट भी छोड़े बोड़े नहीं, सारे हो गए थे. मतलब स्पीड अच्छी खासी थी और मतलब हो गए थे बैट भी. अब वो बात अलग है कि साइकोलॉजिस्ट से दिस इज द इडियट पर्सन, वी विल नॉट सिलेक्ट हिम, गेट लॉस्ट. वो बात अलग है सर, बट सर आई डिड ऑल द 60 बैट. ठीक है. और फिर एसआरटी भी ठीक ठाक की थी सर, मैंने अराउंड 45-46 एसआरटी. और एसडी तो सर क्या ही बोले, हाँ, एसडी तो सर हो जाती है. अरे अच्छा चलो, एसडी हो जाती है. ठीक है, पर एसडी में पहली बार क्या लिखा कि हम क्या बनना चाहते हैं यहाँ से 5 साल बाद? मैंने लिखा था सर 5 साल के बाद आई वांट टू जॉइन गोरखा रेजिमेंट. मैं सर नेवी की एंट्री देने गया था. आई रोड कि आई वांट टू जॉइन गोरखा रेजिमेंट. आई रोड देयर सर, आई वांट टू जॉइन गोरखा रेजिमेंट, आई वांट टू स्टैंड बिटवीन द एडवर्सिटीज एंड माय मेन, आई वांट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट. मतलब ऐसे करके लिखा था. अच्छा, ठीक है. ठीक है, ये हो गया, एसडी हो गया. फिर जीटीओ इंटरव्यू क्या चल रहा है? इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग है. तो इंटरव्यू पे आना चाहो तो डायरेक्ट इंटरव्यू पे आ सकते हो. अब सर पहला नेवी का इंटरव्यू था, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और मैं रॉ अपने आप को लेके पहुंच गया वहां पे. अब सर बोलता है वो, पहले जाके देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर नेक्स्ट टू यू,
यू डोंट नीड टू टेक परमिशन, यू कैन ड्रिंक इट एनी टाइम। मैं सर पहले पानी पिया, फिर सोचा कि चलो ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू देखेंगे होता रहेगा। अब सर पानी पी के ग्लास रखा, अब स्टार्ट किया वो। अब वो पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट करता है रैपिड फायर। अब सर मेरे को पता था कि रैपिड फायर होता है। अब सर लेकिन आपको पता भी हो, बट फिर भी आप एसएसबी में इतना प्रेशर हो जाता है इंटरव्यूअर के सामने, इज ऑब्वियसली इज एन हाई रैंक ऑफिसर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो सर वो प्रेशर वाली कंडीशन आ जाती है। फियर इज ए नेचुरल फिनोमिनन एज आई सेड। ठीक है। तो सर मतलब वो आ गया था। हाँ ठीक है, डन। फिर उसके बाद से मैं पूरा रैपिड फायर का जितना क्वेश्चन पूछा उसने अराउंड 10 के आसपास पूछा था। मैंने 3 क्वेश्चन आंसर किए थे सर। मैंने पूछा सर कैन यू प्लीज रिपीट द, मैंने ऐसे बोला था सर कि सर डिड आई मिस एनी क्वेश्चन। क्या बात है। अब वो मेरे को ऐसे देख रहा है कि अब वो बोलता है कि यू मिस्ड अ लॉट, टेक ए मोमेंट रिकॉल। मैं सोचा, फिर से एक बार पानी वाले की तरफ देखा, फिर सामने देखा। मैं सोचा इस बार नहीं पीऊंगा। फिर 2 मिनट सोचा, बहुत सोचा सर। मैं सोचा इस बार आ जाएगा दिमाग में, लेकिन सर मैं बोला सर सॉरी आ नहीं रहा है। फिर उसके बाद से वो समझ गया कि ये बेवकूफ बंदा है, इसको लेने वेने लायक नहीं है, इसको हटाओ। फिर उसने मेरे से पूछा ऐसे ही पूछा एक मिनट पहले ना, समझ लेते हैं, बहुतों के साथ होता है, ठीक है ना भाई, इसका सोल्यूशन देगा बाद में। बट आई थिंक भाई ऐसा होता है ना कि जब हम कई बार हमें सोच रहे होते हैं कि यार ये क्वेश्चन का जवाब मैं क्या दूंगा, और इस चक्कर में हम काउंटिंग ऑफ द क्वेश्चन भूल जाते हैं या हमें याद नहीं रहता। ऐसे ही कुछ होता है, इस वजह से ही तो होता है ये। ऑब्वियसली सर। अब ऐसा इसलिए, आई विल टेल यू द रीजन राइट नाउ। उसका ऐसा होता है सर कि लाइक जो रैपिड फायर होता है वो हम लोग पहले से घर से देख के आते हैं, और घर से देख के आते हैं तो हमें सीक्वेंस पता रहता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर फैमिली, एजुकेशन यू टुक, सब्जेक्ट्स यू टुक आफ्टर 10th, and how is the relation with your, how many of your friends are there, tell me about them, your favorite teacher, why is your favorite teacher, ऐसे करके। अब सर जब ये सेम चीज इंटरव्यूअर बोलता है, और आप सर सोचो वो वाली फीलिंग सोचो कि जो क्वेश्चन आप सोच रहे हो पूछेगा और वही क्वेश्चन वो पूछ ले, तो आप खुशी में उस क्वेश्चन के आंसर में चले जाओगे और उसके बाद वाला पार्ट आप भूल जाओगे। सेम चीज हैपेंस इन द एसएसबी when the interviewer asks you कि tell me about your favorite teacher and why is your favorite teacher। अब तो बंदा खुश, ये तो मैं पढ़ के आया था, ये तो मैं बताऊंगा कि सर मिस्टर मोहन इज माय फेवरेट टीचर बिकॉज ही टेक्स अस टू गेम पीरियड, ये मैं ऐसे बताऊंगा। और सर उसके बाद में वो भूल गया कि ये भी तो पूछा है कि टेल मी हाउ इज योर रिलेशन विद योर पेरेंट्स। अब वो आप टीचर में ही रह गए, वो पेरेंट्स से बता ही नहीं पाए, आपकी रिसेप्टिविटी चली गई जमीन में। तो सर ये वाला केस होता है which most of the people lack, which they need to work actually। I will tell how to do it। तो सर ये वाली कहानी थी। अच्छा। अब सर मेरे से ये भी पूछा उसने एक इफेक्टिव इंटेलिजेंस का कि कैसे इस बंदे को इफेक्टिव इंटेलिजेंस में भी रिजेक्ट करा जाए। तो सर ही आस्क्ड मी कि अच्छा आयुष मैं तेरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये बता तेरे को मैं वो बना देता हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियर बना देता हूँ नेवी में। तेरे को एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कराना है, तू कितने दूरी में करा देगा टेक ऑफ। अब सर मैं एयरफोर्स स्कूल का बंदा, मेरे को एयरफोर्स की चीजें पता है। मैं बोला सर 500-600 मीटर तो लेता ही लेता है एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने में। मैं बोला सर 500-600 मीटर अप्रॉक्स। तो बोला अच्छा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, तभी कमीशन हुआ था सर वो 2 सितंबर को आई थिंक। तो सर मेरे को ये दिमाग में आया, इफेक्टिव इंटेलिजेंस तो थी सर, लेकिन ये नहीं थी कि वो सही है कि गलत है। अब सर मैं सोचा कि अगर रनवे इतना है तो ऑब्वियसली जहाज इससे बड़ा होगा। मैं बोला सर 800 मीटर, एंड ही वाज लाइक 1 किलोमीटर का जहाज होता है, ही वाज लिटरली लाइक दिस। ओके। तो फिर सर ये वाली कहानी थी। मैं बाहर आके देखा इट वाज 262 मीटर का जहाज। अब 262 मीटर का जहाज है तो रनवे उससे छोटा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो सर ये बाद में समझ में आया। तो इंटरव्यू की कहानी थी। जीटीओ में भी सर लॉट ऑफ फकअप जैसे सर कमांड टास्क में देयर आर, मतलब विशाखापट्टनम में ऐसा है कि बहुत सारे मूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं वहां पे। अब जीटीओ ने मेरे को बोल दिया है कि आयुष ये मूव करता है। अब मैं लास्ट मोमेंट पे पहुंचा हूं, मेरे को मूव करके लास्ट तक पहुंच जाना है, बस और कुछ नहीं है, मैंने सब चीज कर दिया। अब मैं वहां पे लगा ही नहीं रहा सर। अब वो जीटीओ मेरे को बोले जा रहा है कि तेरे को मैंने कुछ बोला था शुरुआत में, याद कर। मैं बोला सर क्या बोला था तेरे को मैंने कुछ बोला था शुरुआत में, याद कर कमांडर।
याद कर, it is your call of duty. मतलब सर ये GTO always provokes you to do things. He always pressurizes you everywhere. I have seen this also. So sir, he always tells you, you have lack of time, your time is running short, this thing, that thing, bombs are coming, this thing are coming, shelling हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो सर इसमें भूल गया प्रेशर के चक्कर में. तो वैसे लेकिन लास्ट मोमेंट में याद आया कि हाँ सर ये मूवेबल है, ऐसे करके वो कर दूंगा. तो सर मेरे को समझ में आ गया था कि फकअप कर दिया है. अब सर ये तो मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ फकअप किया है. अब वो जीटीओ को बताया कि सब जगह फकअप किया है. तो सर मतलब कहीं ना कहीं रही होगी कमियां ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं है कि सर कि टास्क कमजोर थे, किसी चीज में पर्टिकुलरली कमजोर था. फिजिकली फिट था ऑलवेज. मतलब सर ऑलवेज स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था. आई एम ए बॉक्सर टू, आई एम बैडमिंटन प्लेयर टू. तो सर मतलब ऑलवेज फिजिकल एबिलिटी रही है हमेशा से. तो सर फिजिकली फिट तो था. अब सर ये पहले अटेम्प्ट की कहानी है, इसलिए इतनी लंबी थी क्योंकि कॉन्फ्रेंस लग गया था. अगली 2 कहानियां इतनी लंबी नहीं रहेंगी. ठीक है. सो कहानियां सिंपल, गया भाई 2 मिनट की वहां पर चाहे मतलब वहां पर बातचीत की और भाई वापस आ गया है दुख के साथ. लेसन के साथ नहीं होता. पहली बार तो पहली बार में स्क्रीन इन और दूसरी बार में स्क्रीन आउट, यकीन नहीं होता खुद के ऊपर. यकीन नहीं होता. मेरे साथ भी सेम स्टोरी हुई थी. अच्छा थर्ड अटेम्प्ट स्क्रीन आउट अगेन. कहाँ दो ट्रिप मारी, कहाँ की मारी वो. एक बार सर भोपाल में गया था, मॉल वॉल घूम लिया था इसी बहाने. और दूसरे बार में सर थोड़ा सा सीरियस हो गया था. मतलब 19 एसएसबी इलाहाबाद के बाद थोड़ा इमोशनल भी हो गया था. अच्छा मेरा तो सर वो कहानी अलग है. उसने ना एक बात पूछी थी उससे इंटरव्यू में कि रजत यार व्हाट्स योर हॉबी. सो ही सेड सर ट्रैवलिंग. कहाँ का ट्रैवल किया है सर? सर जहाँ एसएसबी की बोर्ड है सर सब जगह ट्रैवल किया है. साल में 4 एसएसबी आती है, 4 बार घूमता हूँ सर. एंड दैट्स व्हाट द होल स्टोरी. जब अपन जाते हैं स्क्रीन आउट होकर आते हैं, बस एक घूमने की ट्रिप होती है अपनी बस. ठीक है. और अब उसके पैसे भी नहीं मिलते. तो अब यहाँ पर ये बता कि तेरी 2 ट्रिप हो गई, 2 ट्रिप तू देश की घूमी आया. अब घूमने के बाद तेरे को क्या समझ में आया? स्क्रीन आउट का फॉर्मूला जो पहला वाला था, करंट अफेयर डालना है, ये डालना है, वो डालना है, वो तो सब गायब. अब क्या, अब असलियत है क्या स्क्रीन की? जादू बताओ. सर पहले मतलब ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पहले अटेम्प्ट के बाद व्हेन आई केम बैक आफ्टर बीइंग कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम एनएसवी विशाखापट्टनम, तो सर मैंने क्या किया था, एक डायरी पेन उठाई और जो जो चीज हुई थी वहां पे, मतलब लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, एवरी माइन्यूट डिटेल सबको पेन डाउन किया, सबको, एवरीथिंग सर. तो सर उससे पता चली कि यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ मिस्टेक हुई है. अब सर मतलब ऐसा था नहीं कि अगले अटेम्प्ट में वैसे चला गया था. मतलब सर ये था कि इतने सारे मिस्टेक्स पे काम किया. मतलब ऐसा था कि अगर स्क्रीन इन होता देन चांसेस वेर देयर, क्योंकि सर आई हैव मेड, मतलब आई हैव वर्कड ऑन माय सेल्फ, आई हैव इंप्रूव्ड दोस थिंग्स ऑलरेडी, एंड नाउ आई नो एट दैट टाइम कि ये चीजें मेरे को दिखानी है, ऐसे दिखानी है. क्योंकि सर ये जो गैप था दूसरे एसएसबी और पहले एसएसबी के बीच, तो उसमें आई वाज इंडल्ज्ड इन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम in Chandigarh. Actually, most of the people might know the name. ठीक है. नाम तो सर नाम छोड़ते हैं उसका, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ठीक है. वो अपनी जो कंडीशंस वो खुद सुधार लेंगे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट. नाउ अब फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सेकंड अटेम्प्ट हो गया, थर्ड अटेम्प्ट. मुझे सीक्रेट तो बता दे अब, स्क्रीन कैसे होना है. वो सीक्रेट धक्का खाने के बाद कैसे सीखा और कहाँ से? वही मैंने एक सवाल पूछा था, नहीं तुमने मिस कर दिया. यूट्यूब से क्या सीखा, कोचिंग से क्या सीखा, बुक से क्या सीखा, सब अब निकाल दो. यू वर वाचिंग माय वीडियोस, अदर्स वीडियोस, सब निकाल दिया. तो सर कोचिंग से तो खास उतना कुछ सीखा वीखा नहीं था. बस जीटीओ में बहुत सारी हेल्प हो गई थी कोचिंग से. क्योंकि सर जीटीओ मतलब कोचिंग से ऑफलाइन अगर आप जाते हो तो ये मेन फोकस इसी पे रहता है कि आप जीटीओ जाओगे, प्रैक्टिकली कुछ करोगे तो इतना सारा आइडिया आएगा. अब सर एक गैप हो गया इतना, जो ऑफलाइन कोचिंग ली थी और प्रेजेंट एसएसबी के बीच में. तो उस टाइम में जो आइडियाज आते हैं, जो थॉट्स रहते हैं, जो प्रोसेसिंग रहती है उस माइंड की, इट स्टॉप्स वर्किंग. तो मतलब जीटीओ का उस टाइम पे स्टॉप हो गया था. अब कोचिंग से तो यही सीखा था. अब सर ऑनलाइन वीडियोस जो थी, जब मेरी एसएसबी थी 4th अटेम्प्ट वाली, मतलब जो गोल्डन अटेम्प्ट था एनडीए 151, जितने भी यूट्यूब पे जीटीओ के वीडियो थे, ऑल द वीडियोस आई हैव वॉच्ड, एवरी सिंगल वीडियो जीटीओ के. क्योंकि सर आई हैव टू ट्रेन माय माइंड टू एक्ट दैट वे, टू परफॉर्म दैट वे. तो सर ऐसा था जलंधर में, लाइक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के आई वाज हैविंग 3 to 4 सॉल्यूशंस. आप मेरे को रस्सी ना दो फट्टा दो बल्ली तो आई विल डू इट. आप मेरे को फट्टा ना दो रस्सी दो बल्ली तो आई विल डू इट. मतलब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के आई वाज हैविंग 3 to 4 सॉल्यूशन.
तो सर इस टाइप का ट्रेनेबिलिटी माइंडसेट मैंने डेवलप किया था वीडियोस देख के यूट्यूब पे, क्योंकि नॉर्मल पीपल कैन डू इट, मतलब ये तो फ्री सोर्स है, आपको अगर है जिद टेल ऑफ ए वॉरियर बनानी है तो आप कर लो ऑब्वियसली। तो सर ये था यूट्यूब से सीखा। अब बुक सर, यूट्यूब में इंटरव्यू पार्ट रह गया, वो भी तो फका पे तेरा, वो क्या सीन है? सर इंटरव्यू आई विल गिव क्रेडिट टू अंकित भैया बिकॉज ही वाज रिकमेंडेड बिफोर, ही वाज रिकमेंडेड इन नवंबर। तो सर मतलब उन्होंने काफी हेल्प किया था इंटरव्यू पार्ट को सुधारने में। ही सेड कि हाँ सर ऑब्वियसली मॉक इंटरव्यू तो लिया था उन्होंने। तुम तो मासूम से हो गए उनके सामने, क्या क्या पूछ डाला उन्होंने तुमसे ऐसा? कितनी बार बेइज्जती हुई है? सर बेइज्जती तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे सच बाहर आ गए हैं। अच्छा, सच बाहर आ, कुछ सच यहाँ हो सकते हैं? सर ऐसा था कि मतलब आई हैवंट टोल्ड हिम कि इतने सारे फेलियर्स, इतने सारे कॉलेज में भी, मतलब स्कूल्स में भी इतने सारे ऐसे चीजें थी। मतलब जो सर इंटरव्यू में, आई विल कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मेन चीज होता है इट इज द एक्सप्रेसिंग पार्ट। आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को किस तरीके से देखते हो, जिस पर्सपेक्टिव में, क्या आप उस पर्सपेक्टिव में एक्सप्रेस कर पा रहे हो और नॉट। एंड सर नॉट ओनली इन इंटरव्यू, इट इज द मेन क्वालिटी ऑफ एन ऑफिसर टू। What you are thinking, what is in your mind, are you able to express it in front of your people or not? तो सर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब सर लाइक देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि who which was the teacher you don't like most in your school, मतलब ऐसा हमेशा पूछते हैं इंटरव्यूअर कि ऐसा कौन सा टीचर था जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। अब हियर आर टू केसेस, पीपल विल आंसर इट कि नो नो मेरे मैथ्स टीचर ऐसे थे, he don't used to teach us this thing that thing and हमारा गेम पीरियड भी खा जाते थे। तो सर नॉर्मल स्टूडेंट विल डू लाइक दिस, मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बट इट इज द वे नॉर्मल पीपल विल रिप्रेजेंट एन आंसर। अब सर जो मेरे को सीखा इतने अटेम्प्ट्स के बाद और जो मैंने वर्क किया हाउ टू एक्सप्रेस द थिंग, उसमें ये सीखा कि सर किसी भी बंदे को गलत नहीं दिखाना है। यू डोंट हैव टू शो एनीबॉडी रॉन्ग एनीवेयर। तो सर बेटर वे टू आंसर दिस क्वेश्चन इज लाइक कि मैंने व्हाट आई आंसर्ड इन माय एसएसबी, I said, sir, maybe it is my librarian which I didn't like the most. It is because he didn't visit to us in the last 2 years because of Corona, and maybe I have missed the chance to meet a very good-hearted person because he didn't visit to my class. So, sir, it was like this. Why don't you see a thing like that, sir? It is a perspective. वो आता है चीजें पढ़ के, सीख के, उस तरीके से सोच के। तो सर वो डेवलप करना पड़ेगा। दूसरे को देख के पीयर प्रेशर में काम नहीं करना है। जो अपनी इंडिविजुअलिटी है, यूनिकनेस है, उसको मेंटेन करना है। थिंक डिफरेंट, जो आपको हमेशा से मैंने बोलते आया, हमेशा से शुरुआत से क्लास 4 से, एक को डिफरेंट करना है। वो डिफरेंट यहाँ से आया था सर। अभी को समझना है कि ये वो मोमेंट है कि आयुष को ये समझ नहीं आया है कि हार्जत जवाबी कैसे देते हैं, या मैं कहूँ डिफरेंट आंसर कैसे देते हैं। ठीक है, मुझे बात समझा। सैम मानेकशॉ 2 वीडियो मेरी जो मॉक इंटरव्यू की वो, ठीक है, जो तुमने देखी है। एंड तीसरा कि ये हार्जत जवाबी जो डिफरेंट बोलना है, इसका सेंस क्या है, इसका पर्पस क्या है। कुछ भी बोल दो बस, क्योंकि जो प्रेशर में जब डाला जाता है ना, तो दैट्स योर आंसर विच टेल द हाउ काम यू आर, राइट। सब समझा इस बारे में। पहला थिंग सर, सैम मानेकशॉ, हाँ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, हाँ, obviously sir is my inspiration. Whatever I am, whatever I have learned, it is most of the things from him. तो सर वो जो ह्यूमर वाला पार्ट है which is in me, and that shameless part which is in me, and that soft side for the pretty persons which is in me, it is from him. I have learned most of the things, the leadership things, the way of talking and the accent, it is from him sir. तो सर वो चीजें आपको तब आएंगी जब आप नॉलेज गेन करोगे उनके बारे में, हाउ ही यूज्ड टू वर्क, हाउ ही यूज्ड टू डू थिंग्स, इस सब चीज के बारे में। अब वो दूसरा चीज है कि आप ये जो ह्यूमर वाला पार्ट है वो आप एक्सप्रेस करते हो, कुछ भी बोल देते हो। इट इज नॉट लाइक कि आप कुछ भी बोल दोगे इंटरव्यू में। अब ऑब्वियसली आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, ऑब्वियसली ही इज अ कर्नल, ऑब्वियसली मतलब प्रेसिडेंट है तो ऑब्वियसली इज ए बिगर रैंक ऑफिसर। तो आप उसके सामने कुछ भी बिना लॉजिक के बोलोगे तो वो समझेगा ये गधा है, ही डोंट हैव माइंड, ही इज एन बिलो एवरेज पर्सन। ठीक है। तो सर आपको ह्यूमर यूज करना है ऑब्वियसली, बट यू हैव टू यूज योर लॉजिक टू। अब सर लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आई हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू मीट अ वेरी गुड हार्टेड पर्सन बिकॉज ऑफ कोरोना।
अब इसमें लॉजिक भी है सर. 2 years Air Force School reflected in my PIQ. 2 years Corona reflected in my PIQ. Air Force School. अब लाइब्रेरियन मेरे क्लास में नहीं आया, वो इंटरव्यूअर को पहले से पता है क्योंकि उस टाइम पे कोरोना चल रहा है. तो मैंने लॉजिक तो बोला, अब ह्यूमर उसमें डाल दिया, वो सैम मेनिशा की बात है. अब वो आता है ह्यूमर से प्रैक्टिस करने से, मतलब दूसरा सोचने से, अलग सोचने से दूसरों का. अब इसका रोल क्या है एक इंटरव्यू में और रियल लाइफ में यूनिकनेस का. अगर आप सर पीयर प्रेशर में रहोगे, चाहे आप एसएसबी में रहो, चाहे कहीं भी रहो, पूरे कहीं भी लाइफ में किसी भी चीज में, अगर आपके अंदर यूनिकनेस नहीं है, then sir you will be doing the same thing which is being done by 15 years continuously students who are getting rejected, getting screened out, cancelled out, जो भी है, आप सेम चीज करते रहोगे. और ये बात सर एसएसएस को भी पता है. आई वांट टू मेक दिस क्लियर. सबको पता है कि राम ही वॉज ए कॉमन बॉय प्रिपेयरिंग फॉर द डिबेट कॉम्पिटिशन इन द स्कूल. ये एसएसएस सुन सुन के बोर हो गए हैं. रियल बात तो ये है सर, क्योंकि हर दूसरा बंदा सेम थिंग लिखता है, सेम चीज लिखता है. तो यूनिकनेस कहाँ है? उस बंदे को वो एसेस करने वहां पे बैठा है. वेयर इज दैट यूनिकनेस? क्या देख के वो सिलेक्ट करेगा? तो यूनिकनेस तो लानी पड़ेगी सर, और वो यूनिकनेस आती है लॉजिक प्लस ह्यूमर से. लॉजिक प्लस ह्यूमर, एक जरा इसका एग्जांपल दोगे अपनी एसएसबी से? मेरी एसएसबी से सर, व्हेन द जीटीओ टास्क स्टार्ट्स, पहला चीज जो होता है, द फर्स्ट इंप्रेशन विद द जीटीओ ऑलवेज इंटरेक्ट्स विद यू. How are you gentlemen, how was the day, everything like that. He used to make a small circle, semicircle, and he used to interact with you. When he asked me, how are you gentlemen? Sir, it was raining at that time. I said, it is a beautiful weather, it is a beautiful person standing in front of me, what else do I want? So sir, he was laughing, and it is the first impression which I made in front of him, made in front of the GTO. तो सर वो जो आ जाता है कि अब ये बंदा चटक लौंडा है जिसपे ध्यान देना है, वो वहीं से आ गया था सर, पहले इंप्रेशन से. अब सर सेम थिंग आई सॉ इन माय जीडी आल्सो, सेम थिंग आई सॉ इन माय पीजीटी आल्सो, कि दैट जीटीओ इज पुटिंग एन आई ओवर मी. मतलब आई कैन ऑब्जर्व इट, मतलब दिख जाता है सर कि वो किस पे फोकस कर रहा है. और सेम थिंग हैपेंड इन माय पीजीटी आल्सो, सेम थिंग हैपेंड इन माय सब मोस्ट ऑफ द टास्क. और सर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमर एंड लॉजिक फ्रॉम माय इंटरव्यू पार्ट, तो सर लेते हैं कि जो इंटरव्यूअर था हमारा, वो जो पहले के मेरे से पहले जो बच्चे गए थे इंटरव्यू लेने, he was taking them to other country. मतलब उनसे पूछता था कि टेल मी एनी न्यूज. तो बंदे क्या बोलते थे? फ्रांस, जर्मनी, ये. अब बोलता था मेरे को जर्मनी लेके चलो. लड़के क्या बोलते थे कि एयरपोर्ट जाएंगे सर, वहां से फ्लाइट लेंगे, जर्मनी पहुंच जाएंगे. बोलता था नहीं मेरे को सी रूट से लेके चलो, जितने स्ट्रेट है जितने वो है सब बता दो. अब मैं सर ये पहले से प्रिपेयर करके गया था कि वो एक देश घुमा रहा है बंदों को. मेरे से पूछा कि आयुष कौन सा देश न्यूज में चल रहा है? मैं बोला सर चटक से श्रीलंका सर. अब वो देख कर मेरे से लिटरली वाज लाफिंग एट मी, बिकॉज आई थिंक ही वाज नोइंग कि ये चटक लौंडा, ये आई थिंक ही नोज, ही हैव प्रिपेयर्ड द थिंग फ्रॉम बिफोर ओनली. और सर वो मेरे से ज्यादा चटक था. नाउ ही आस्क्ड मी, tell me about the rivers, mountains, these many things of Sri Lanka. तो सर मेरी ज्योग्राफी तब अच्छी थी, अब नहीं अच्छी है. I said sir sorry, I know about Palk State, I know about Colombo City, that's all I know. तो सर मतलब वो जो ह्यूमर, जो लॉजिक वाला पार्ट है, मतलब now right now I'm talking about the logic not humor. तो वो लॉजिक वाला जो पार्ट है जो मैंने लगाया यहाँ पे इस टाइम पे, श्रीलंका वाला पार्ट लाके, वो मेरे को आया when you talk with the people around. और इसमें सर मतलब एक तरह से सारी ऑब्जर्व लाइक क्वालिटी एक दूसरे में कनेक्टेड है. अगर आप एक दूसरे से टॉक करोगे, लॉजिक खोजोगे, तो आपकी सोशल एडॉप्टेबिलिटी भी तो बन रही है. इज इट? सही बात है. पता है ह्यूमर के साथ पता है क्या है, जब आप डेवलप कर रहे होते हो ना, तो आपके सारे जोक्स ब्लंट जा रहे होते हैं बार 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 बार. बट दैट वाज अ मोमेंट कि आपको समझ में आता है कि ये नहीं बोलना है और ये बोलना है. ठीक है. एंड ह्यूमर विद द लॉजिक गिव एन अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर, बहुत ही सुंदर आंसर. और वो उसकी खास बात होती है, अगर आप सीख गए ना, इसे हम कहते हैं हाजिर जवाबी, जिसे आप इसी को बोलते हैं हाजिर जवाबी. और हाजिर जवाबी टाइम के साथ आती है, वो बहुत जरूरी होती है. कई बार वो बिलियंस में भी काउंट हो जाती है कि वाह. जैसे सैम मानेकशॉ की वो इंदिरा गांधी के साथ क्या स्टोरी है यार, वो जरा इफ यू जस्ट नरेट, वो बोलते हैं आई होप यू रिमेंबर दैट. आई ऑब्वियसली रिमेंबर इट सर. हाँ. तो सर इंदिरा गांधी के साथ वो स्टोरी थी उनकी, ही वेंट टू आवर प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, इंदिरा गांधी के पास. तो आवर प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड हिम, Sam, do you drink?
Then he said, of course, Prime Minister, I drink. तो फिर उसके बाद से she says to him, you must not drink, it is bad for health. Then Sam Manekshaw replies in his Manekshawism type behavior. Hey, Prime Minister, I go to a party, I drink, you are saying you don't drink. I go to a party, I talk to a pretty girl, my wife says you must not talk to a pretty girl. I am a field marshal. Is the life worth living? Then the Prime Minister says to him, your wife is right, pretty girls will ruin you. Then Sam Manekshaw replies again, they haven't ruined me so far. Okay, that's one of the most beautiful things. समझ लो, ह्यूमर के साथ लॉजिक लग जाता तो कहानी पूरी बदल जाती है. ठीक है. It was asked to him in his interview कि यार, ऐसे बोला भी था बंदे ने कि यार 4 times you have failed. ठीक है ना, इसके ऊपर एक कहानी, अगर if you just narrate this whole scenario, मजा आ जाएगा. Obviously sir. सर इंटरव्यूअर मतलब नॉर्मली जो बंदा इतने सारे अटेम्प्ट्स देने के बाद, इतने सारे रिटर्न्स ना निकालने के बाद, he will come to an interview. ऑब्वियसली क्वेश्चन बनता है कि आपने 4 अटेम्प्ट नहीं निकाला एंड रिटर्न तो इतना आसान होता है, एनडीए का नॉर्मल होता है, नहीं एवरेज कैन क्वालिफाई, दो आई वाज बिलो एवरेज. तो सर इट वाज लाइक कि ही आस्क्ड मी, या यस यू डिडंट क्वालिफाई 4 अटेम्प्ट्स, हाउ यू हैव नॉट क्वालिफाइड इट, मतलब क्या था तेरे अंदर कमी ऐसा. देन सर जो नॉर्मल आंसर एक बंदा देता, और व्हाट डिड आई से एट दैट टाइम वाज लाइक कि sir, at that particular time my permutation combination didn't work in my favor, but sir right now I am empowered to save 4 attempts of any person who is preparing for ND exam. I know 4 plans which will not work. Now I can tell him 4 plans which will not work and save his 4 attempts. And then sir he asked me again ki you have seen failure so many times, now how you will cope up with that. Then sir I told him, sir see there are some amount of foul bred failures in everybody's plate. I have faced it right now, I will not face it in war. क्या बात है. देख रहे हो चटक जवाब आ रहा है. ठीक है. पर यार he was blunt at that time. हाँ, पर यार अभी ना भाई की जो आप सोच रहे हो ना, ये बहुत क्लिप शॉर्ट में बोल रहा है, ये पैदाइशी नहीं है, घर वाले ने तो कतई नहीं सिखाया, टीचर तो लंबे लंबे डांटते और है. He built that, ठीक है ना. इसको देख के लगता है कि हाँ भाई अकेडमी से आया, बस अभी कंधों पे स्टारने लगे. That made a personality with that time. अच्छा, यहाँ तक जरा हम और आते हैं. कहानी थोड़ा ना, हम थोड़ा मसाला जरा ढूंढ रहा हूँ. मेरा प्यारा सा मसाला ये है कि भाई जब तू इस जर्नी में था, ठीक है, तो देख लिए अप्स एंड डाउन सब चलती है. बीटेक के तू फर्स्ट ईयर में है, वहां ना एकदम मस्ती चल रही होती है, लड़का लड़की ढूंढ रहा होता है, गर्लफ्रेंड लड़की ढूंढ रही है कि एक बंदा सही मिल जाए, वो ना सही तो सिंगर मिल जाए, ये सारी चीजें चल रही हो. तू उस बीटेक के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा है. मतलब मेरे केस में जब ये था तो मेरे यहाँ तो एमबीबीएस की भी लड़कियां थी, आर्किटेक्चर की भी थी, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग की भी थी. तो मेरे यहाँ तो अलग ही रंग मतलब सब कुछ रंग में रखा था भाई. क्या क्या अट्रैक्शन है, और नॉर्थ ईस्ट से आ रहे कहीं सारी. तेरे केस में तो कुछ नहीं हो रहा भाई. Sir, obviously engineering college, you know, ratio, but it is quite opposite in my college. Quite opposite. क्या opposite? Opposite sir कि मेल का रेशियो और फीमेल का रेशियो is not that much decline कि मेल इतने ज्यादा है और फीमेल इतनी कम है. It is somewhat balanced. अच्छा. मतलब ठीक ठाक अमाउंट है. हाँ. तो सर मतलब ऐसा था कि कॉलेज ज्वाइन किया था नवंबर में लास्ट ईयर 2022. हाँ. उसके बाद से मेरा अटेम्प्ट था अप्रैल में एनडीए का. तो सर ये जो बीच का टाइम है हमारे कॉलेज में ऐसा है सर कि 2 माइनर टेस्ट होते हैं, एक मेजर टेस्ट होता है एक सेमेस्टर में. टेस्ट पे टेस्ट चल रहे हैं, प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल चल रहा है. मैंने टेस्ट छोड़े भी और मतलब प्रिपरेशन भी की एट द सेम टाइम. और सर एक टाइम पे ऐसा था कि जो सोसाइटीज होते हैं कॉलेज की, उसके भी इंडक्शंस चल रहे हैं और दोस्त बुला रहे हैं कि चलो आओ चलो पार्टी करते हैं बाहर, लेट्स एक्सप्लोर द कॉलेज, do this thing that thing. I was not like sir कि मैं हमेशा से स्टडी पे फोकस था और I left these things. हाँ तो लो एवरेज का सर, मेरे पास कहाँ इतना टाइम है, तो दिमाग है. सही बात है. वही मेरे को सर पता था कि 4 अटेम्प्ट दिए हैं, 4 बार पढ़ा है सिलेबस, रिटर्न लायक मतलब अब समझ में आ गया कि ये करने से हो गया. अंकित भैया साथ थे, शिव जी का आशीर्वाद साथ था. मतलब प्रिपरेशन तो हम लोग साथ करते ही थे. एंड सर वी वर ऑनेस्ट विद आवर प्रिपरेशन. मतलब पता था सर कि इतने डेली टारगेट्स हैं, इतने करने हैं, उसके बीच में कुछ भी करो, नोबडी आस्क.
ठीक है। तो सर उसके बीच में हमने सोसाइटीज में एंजॉय किए हैं, जितने आज तक कॉलेज में जितने भी फेस्ट हुए हैं, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, सारे आई हैव पार्टिसिपेटेड इट. Most of the I have won it with the first prize. I have won the that World Parliament competition. I have won the presentation competition. I have won the quiz competition also in the college. मतलब सर ये साइड बाय साइड चीजें चल रही हैं, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया है. और सर फ्रेंड्स में भी लाइक कि आई हैवंट लिव्ड देम. फ्रेंड्स के साथ भी घूमता था. आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद देम. आई यूज्ड टू गाइड देम आल्सो, दोज हु वर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस. और मतलब अच्छा टाइम बिताया. ऐसा नहीं है कि आई हैव सीन रिग्रेट्स इन माय लाइफ. मतलब सर इफ आई विल लुक बैक at my time, I will see no regrets in my life. I have enjoyed it a lot. I have lived every moment to its fullest. ओके, नाउ अब जरा समझो भाई की जिंदगी. तुमने अभी तक सिर्फ एग्जाम एनडीए कैसे कैसे फेल हुआ, कैसे कैसे तैयार किया, वो सुना है. बट इसकी लाइफ में तो ऐसा हुआ होगा कि 11th के बाद ये 12th में आ रहा है, तो 12th के एग्जाम चल रहे हैं, 11th के एग्जाम चल रहे हैं. उसके बाद 12th में आने के बाद ये 12th की एकेडमिक्स पे ध्यान दे रहा है, बोर्ड एग्जाम पे ध्यान दे रहा है, उसके प्री बोर्ड एक्स्ट्रा क्लासेस ये सब चीजें चल रही हैं, हासिल चल रहा है. अब मेरे को एक बात बता, यू सेड यू आर अ बिलो एवरेज. हाउ अ बिलो एवरेज परफॉर्म लाइक दिस? मेरे को समझा ये कैसे हो रहा है. सर कॉलेज का जो सेम चीज जो बोर्ड के साथ होता है वो कॉलेज के साथ होता है. सर एक चीज होता है वीकनेस वाला पार्ट. अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज की वीकनेस पकड़ लेते हो, then it is very easily conquerable. Anything, whether it is boards, whether it is pre-boards, college exams, practicals, blah, fuck up, ready, everything, कुछ भी हो. सर अगर आप वीकनेस पकड़ लोगे, it is very easily conquerable. वो वीकनेस मैंने यूपीएससी के केस में नहीं पकड़ी थी, वो बात अलग है. तो सर मेरे को पता था कि कॉलेज में एग्जाम्स में जो होते हैं या बोर्ड्स एग्जाम में होते हैं, वो प्रीवियस ईयर से आते हैं. वो इस मिनी सेट से इतना कर लेंगे, मेरे को मेरा बिल्डअप ऐसा हो जाएगा, ट्रेनेबिलिटी हो जाएगी. तो सर उस हिसाब से मैंने ट्रेन किया अपने आप को बस पास्ट फ्यू डेज में. ऐसा नहीं सर कि मैं 2 महीने पहले से 3 महीने पहले से पढ़ता था. मेरे को सर मेरा दिमाग उतना तेज चलता नहीं है, तो मेरे को भूल जाता है चीजें. माई माइंड इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग. आई वर्क ऑन पिक्टोग्राफिक मेमोरी सर. तो मैं 2-3 दिन पहले देखता हूँ बुक, वही में छपा छपाया आ जाता है आपके सामने, वही सेम चीज छाप देता हूँ. एंड सर थोड़ा सा मेरी विच आई विल से पॉजिटिव पार्ट और शिव जी ब्लेसिंग्स लाइफ से मेरी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थोड़ी सी सही है. मतलब if I have one line also of that answer, I will beautifully portray it in the answer sheet in 4 to 5 lines. तो सर मतलब बोर्ड्स में ऐसा होता है कि आप 4-5 लाइन लिख दो, आराम से नंबर मिल जाएगा आपको. सेम चीज कॉलेज में भी होता है, 4-5 लाइन लिख दो उस चीज में, आराम से नंबर मिल जाएगा. तो सर ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी बैड इन माई कॉलेज ऑल्सो. राइट नाउ ऑल्सो माई CGPA इज अराउंड 7.15, जो कि ठीक ठाक है सर, क्योंकि मैंने एग्जाम छोड़े भी हैं बहुत सारे. उस इतने एग्जाम छोड़ने के बाद भी. एग्जाम छोड़ने के बाद ही कितने एग्जाम छोड़ दिए? सर माइनर छोड़ दिया, पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम छोड़ दिया. तो उसमें 0-0 है, अंडा मिला हुआ है मतलब तुमको. एब्सेंट मिला मतलब वो 0 ही काउंट होगा. तो अब उसके बाद तुम्हारा 7.5 एवरेज है. 7.15 सर 7.5 CGPA चल रहा. ठीक है. नाउ लेट्स कम बैक टू द अपना एसएसबी वाली जर्नी. ठीक है, तुमने ये नहीं बताया you watch that YouTube videos of mine also, right? वहां से क्या गेन उठाया? ठीक है, वो क्या चीजें हैं जो नवरत्न है जो तुम्हें मिले हैं वहां से. ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है, जो फ्री चीजें हैं, ना केवल यहाँ से कहीं और से भी कुछ मिले हो. जीटीओ तुमने एक बताया, ठीक है, बाकी इंटरव्यू वाला पार्ट सर आप जो करते हो लाइक आप चैनल पे खुद का इंटरव्यू लेते हो. आपने याद है आपने एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर से अपना खुद का इंटरव्यू लिवाया था. And he told you you are a verbose. हाँ. You remember? हाँ, I remember. Commander Chakpani. Chakpani. हाँ. I have seen that video twice or thrice. अच्छा. Because sir, I see myself like मतलब मेरे को आप और मुझ में बहुत सारी similarities दिखती हैं. I am also a bit verbose. Same here. हम दोनों मतलब ऐसे हैं कि अब थोड़ा रंग भी सेम होने लगा हमारा. ठीक है ना, टाई वाई सब सेम है, दोनों एकदम क्लीन शीट वाले आदमी हैं. बीटेक वाले फर्स्ट ईयर वाले अपने वेल्टर निकालने वाले, सब दूरी कहानी से. हाँ ठीक है, बरबोस. तो तुमको भी एहसास होगा, तुम भी हो. No sir, I am below average. You are above average. 60.2 बता, 60.2. You are 90% older. ठीक है, चल आगे. तो सर मतलब वो उस वीडियो से मैंने ये सीखा कि लाइक द वे यू आर पोर्ट्रेइंग द आंसर
and the way the interviewer interprets it, it's the two different things. जो आप समझाना चाह रहे हो और जो इंटरव्यूअर समझ रहा है, अगर वो दोनों सेम है, then you are good at it. बट जो आप समझाना चाह रहे हो और वो इंटरव्यूअर नहीं समझ रहा है, इट इज नॉट गुड. लाइक सर आपसे एक सिचुएशन पूछा था उसी में कि मतलब कुछ लॉकडाउन टाइप का सिचुएशन है, आप टैक्सी से कहीं जा रहे हो, आपसे वो पैसे वैसे चार्ज कर रहा है एंड ही होल्ड्स योर हैंड एंड टेल्स यू कि सारा हैंड ओवर कर दो. डू यू रिमेंबर दैट थिंग? आई रिमेम्बर. पूरी कहानी ये है कि आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं, आप वहां पर आपके सामने टैक्सी एकदम ब्रिज में रोक दिए गाड़ी, अब आप क्या करेंगे, ऐसा होल सिचुएशन. हाँ, देन तो सर आपने बोला था कि आई एम एन आर्म रेसलर, सो आई कैन कैच हिज हैंड एंड आई कैन डू दिस थिंग दैट थिंग, आई विल टेक फोटोकॉपी ऑफ दैट थिंग एंड वी विल गो कैरी ऑन द जर्नी. तो सर मेरे को ये समझ में आया कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक एक्चुअली, बट सर वो थोड़ा सा ऑफेंसिव वे में जा रहा था, ऐसा दूसरों को लग रहा था. मतलब आप बोल रहे थे, मे भी आपको नहीं लग रहा होगा, बट सर जो आपको देख रहे थे, लाइक इंटरव्यूअर भी आपको देख रहा होगा, मैं भी आपको देख रहा था, मेनी अदर व्यूअर्स विल बी वाचिंग यू, तो वो थोड़ा सा एक तरह से ऑफेंसिव वे में जा रहा था. ये आपको नहीं पता चलेगा, ये व्यूअर्स को पता चलेगा. तो सर मैंने वहां से ये चीज सीखा, ये जो आप बोलना चाह रहे हो वो एक्चुअली में उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है, और आप दूसरे वाले को गलत दिखा रहे हो या सही दिखा रहे हो सबको. ये भी चीज मैंने सीखी है कि आप किसी को एसएसबी में गलत नहीं दिखा सकते हो. यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट बाउंड टू शो एनीबडी रॉन्ग इन द एसएसबी. एवरीबडी इज राइट एट हिज ओन पोजीशन. If you want, then I can give you an example of my own interview, which I created the story of a person in my interview. So sir, the interviewer asked me कि like मेरे घर का construction चल रहा था sir in April. He asked me what are the things you didn't like in the construction, because my father lives in somewhere place else where he used to work, and I with my mother and brother lives somewhere here where the construction was going on. So sir, responsibility was on our hands. He used to see the thing, मतलब हम ही लोग देखते थे शाम को जावा के. तो सर वो पूछा मेरे से इंटरव्यूअर कि चल तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस चीज की, तो क्या तेरे को नहीं अच्छा लगा. तो मैं तो सर इसको थोड़ा सा चटकी मार के ये क्वेश्चन मैं हटाना चाह रहा था, तो इसे मैं प्रिपेयर करके नहीं गया था, वो ऑन द स्पॉट ही आस्क्ड मी, तो मैं प्रिपेयर करके नहीं गया था. मैं चटकी मार के बोल रहा था सर कि ये थोड़ा सा डिजाइन गलत है, ये ऐसा है वैसा है, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगा. तो वो सर मेरे से बड़ा ऑफिसर है ऑब्वियसली, उसके बाद 10,000 तरीके हैं चीजें बाहर निकलवाने के. तो ही टोल्ड मी कि नहीं डिजाइन वाला पार्ट नहीं, लेबर्स के साथ बता क्या तुझे लेबर्स में नहीं अच्छा लगा. अब सर यू वांट टू टेक समथिंग बैड, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो आपके पास लोग हैं जो उनकी क्वालिटीज है वो तेरी भी क्वालिटीज हैं. तो सर अगर मैं उनके बारे में कुछ गलत बोलता तो ऑब्वियसली वो मेरे बारे में भी रिफ्लेक्ट करता है कुछ ना कुछ. व्हाट आई आंसर्ड इट वाज कि सर सिंस इट इज द टाइम ऑफ जून जुलाई एंड इट इज अ लॉट ऑफ हीट इन उत्तर प्रदेश एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो सर जो क्या होता था, मैं तो कॉलेज रहता था दिन भर, जो लेबर्स रहते थे वो चटकी मार के वहां से अपने घर चले जाते थे. अब काम तो होता नहीं था वहां पे. अब मैं शाम को पहुंचता था, वो घर से वापस आ जाते थे शाम को. मेरे को लगता है कि काम हो रहा है और पूरा टाइम का उनको पेमेंट देना पड़ता था. अब एक टाइम पे मैं 20 टाइम में पहुंच गया वहां पे, देखा वो नहीं है. अब वो बोलता है इंटरव्यूअर कि अरे तेरे रहते ऐसा हो रहा है, वो तो चले गया, तेरा काम भी नहीं हो रहा होगा वहां पे, अब क्या किया तूने. मैं बोला सर आई वेंट टू देम, आई आस्क्ड टू देम कि व्हाट इज द रीजन. तो फिर सर दे टोल्ड मी कि इट इज बिकॉज ऑफ द हीट एंड दैट्स व्हाई दे गो टू देयर होम. देन सर अब यहाँ पे यू नीड टू यूज योर लॉजिक, यू नीड टू फाइंड द सोल्यूशन. ऐसा नहीं कि बस आप प्रॉब्लम बताओ उनको, गलत बताओ और चले जाओ. देन आई सेड सर कि इफ दे हैव टोल्ड मी बिफोर, आई शुड हैव ऑब्जर्व्ड इट बिफोर एंड आई शुड हैव अरेंज्ड देम कोल्ड वाटर इन दैट प्लेस एंड सम स्वीट्स टू ईट. अगले दिन से मैंने खुद से उनके लिए अरेंज कर दिया कोल्ड वाटर स्वीट एंड दे यूज्ड टू वर्क एफिशिएंटली एट दैट प्लेस. तो इंटरव्यूअर वाज स्माइलिंग अगेन. ही टोल्ड मी कि अरे यार यू डिड इट वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया यार तूने, मतलब अरेंज कर दिया बिना बोले उनके कहने से, इट इज अ वेरी गुड थिंग. तो मतलब सर ऐसे बोला और मैंने ये स्टोरी वहीं पे बिल्डअप की थी, सही बताया जाए तो. तो सर वो स्पॉन्टेनिटी होती है जो बंदे को बाय टाइम डेवलप करनी होती है. और सर सेम चीज कॉन्फ्रेंस पे भी हुआ था. आई विल कम टू कॉन्फ्रेंस लेटर ऑन. ठीक है. अब भाई को जो आपने आंसर देने का तरीका सीखा, मैंने भी ऐसे ही सीखा. सो देयर वाज 2 वीडियो, एक तो कमांडर चेकर पाएंगे सर के साथ. इसमें वर्बोसिटी बहुत बड़ी दिक्कत है. वर्बोसिटी मतलब आप एक चीज को बोलने में ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जितना रिक्वायर्ड. जैसे भाई बोलना ना एकदम कट 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 कट, दैट्स कॉल्ड टू द पॉइंट. यही जरूरत है, खामखा ज्यादा नहीं बोलना.
दूसरा है एक और वीडियो, अगर आप इस चीज का एक ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहें, जनरल एनपी सिंह के साथ भी मैंने एक मॉक इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसमें आपको वर्बोसिटी कट डाउन एकदम दिखेगी। ठीक है, अब भाई अब और कोई चीज जो ऐसी है जो नेल इन द कॉफन, मतलब हम खत्म कर दें कि यार ये कमी अब हमें खत्म करनी है तो हमने ये करा, क्या थी वो चीज? सर पहला तो जो स्टेज फियर आपने बोला था, यू नीड टू रिमूव योर स्टेज फियर बिफोर गोइंग टू एसएसबी। जो आपकी जो नर्वसनेस है किसी भी चीज से, वॉट एवर फैक्टर इट इज, बिकॉज ऑफ यू आर हैविंग योर नर्वसनेस, व्हेन यू आर एंटरिंग द गेट्स ऑफ द एसएसबी, you need to wrap this nervousness and throw it outside the selection center, then only you have to enter it. तो सर वो नर्वसनेस वाला फैक्टर जो है, जो किसी भी नॉर्मल बंदे को होता है, वेदर इट इज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, जनरली हिंदी मीडियम वालों को होता है बिकॉज क्योंकि उनको इंग्लिश थोड़ी सी लगता है कि वो कमजोर हैं, ऐसा वैसा टाइप का। तो वो जो नर्वसनेस होती है वो इस फैक्टर से आती है। उस नर्वसनेस को हटाने का जो मेन फैक्टर है, इट इज लाइक कि फेस इट। बहुत सिंपल सा है सर, फौज में ज्यादा इतना कॉम्प्लेक्स चीज होती नहीं है, उनके पास दिमाग होता नहीं है उतना। दे यूज टू मेक ए बिग बुलेट, मेक बिग होल हियर, बस इतना नॉर्मल सी चीज होती है फौज में, तो इतना कॉम्प्लेक्स करना नहीं होता है। तो सर सिंपल सा फंडा है कि फेस इट। नर्वसनेस किस चीज से हो रही है? इंग्लिश बोलने से, फेस इट। आप इंग्लिश वीडियोस रिकॉर्ड करो, खुद से बोलो, कैमरे के सामने बोलो, शीशे के सामने बोलो, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, नहीं तो 30 दिन के बाद यू विल फेस इट। आपने अपना फेस कॉन्क्वर, अपना फियर कॉन्क्वर किया है, और ये फियर कॉन्क्वर करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आती है, इट इज लाइक टाइटेनियम, टाइटेनियम इन योर ब्लड। अब जरा देखो यार, भाई ने बहुत सही बात बोली, टाइटेनियम इन द ब्लड। यार तुमने जब पहली बार लिफ्ट में भी चढ़ोगे ना, थोड़ा सा घबराहट से भी होगी, बट 10 टाइम्स 15 टाइम्स के बाद वो होनी गायब होगी। सेम भी ब्रदर और मेरे साथ ऐसा है कि हम लोग स्टेज पे, हमारी बेइज्जती हुई है, बहुत बेइज्जती हुई है, हमें शायद खुद भी याद नहीं होंगी, बट एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार करने के बाद वो हमारे अंदर से निकल ही गई। अगर मतलब हमारे साथ स्पीच में कुछ गड़बड़ी होती है, हम वहां पर बैलेंस आउट कर लेते हैं कि हाँ गड़बड़ होगी, ठीक हो जाएगी, स्पीच में बोलते बोलते। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि यार इसको बोलो, अगर तुम्हारे पास स्टेज नहीं है, इफ यू कैन कम टू मेरठ, कम टू मेरठ, आई विल हेल्प यू। ठीक है, बट प्लीज मेक श्योर, गिव टाइम टू इट। नाउ भाई आयुष, एक बात बताओ कि जब तू इस प्रोसेस में हो रहा था, ये प्रोसेस ना तेरा ऐसा है कि सब कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। अब ऊपर नीचे समझाता हूँ मैं। 11th 12th प्री बोर्ड एग्जाम्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, 12th खत्म, बोर्ड एग्जाम्स हो गए, नंबर उसके रिजल्ट आ रहे हैं। नाउ तुमने जेई में जो भी था वो भी दे दिया, जेई में देने के बाद तुम्हें कॉलेज भी मिल गया, कॉलेज के फिर तुम्हारे जो एनरोलमेंट का प्रोसेस चल रहा है वो भी सब चल रहा है। ठीक है, उसके बाद तुमने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया, वहां पर तुमने हॉस्टल ले लिया। यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ये लाइन है ही नहीं, दिस इज बहुत zigzag है, बहुत zigzag है। तो वो खुद नहीं लगता था कि यार कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्या करना चाह रहा था, क्या हो रहा है लाइफ में, कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। Sir, whatever you are saying, it is zigzag. It looks zigzag, but it is as straight as an arrow. Now I will explain it how. ओके प्लीज। जो आपने प्री बोर्ड वाला टाइम बताया, सर जो 12th 11th का सिलेबस होता है मैथ्स का, इट इज ऑफ एनडीए ओनली। तो जो प्री बोर्ड की तैयारी, बोर्ड की तैयारी हो रही है, इट इज ऑफ एनडीए की तैयारी। यू सी इट दैट वे, यू सी द पर्सपेक्टिव दैट वे। माई जर्नी ऑफ ज्वाइनिंग द कॉलेज, गिविंग द जेई मेन एग्जाम एंड डूइंग द बीटेक, इट इज फॉर द सेम रीजन कि मुझे टेक्निकल एंट्री मिल जाए। इट इज नॉट फॉर दैट रीजन कि मैं प्लेसमेंट लेके किसी 9 to 5 जॉब में लग जाऊं। अच्छा, आप देख रहे हो सर, जर्नी, एम, पॉइंट, सब चीज वही है, सब चीज। इट इज मल्टीपल वेज टेकिंग टू द सेम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म, ऑफ ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म विद द स्टार्स ऑन द शोल्डर्स। इट इज एज स्ट्रेट एज एरो, बट सर द वेज आर डिफरेंट। इसीलिए मैंने एनसीसी भी ली, सेम थिंग। आई एम द सीनियर डिवीजन ऑफ नेशनल कैडेट कोर इन माय कॉलेज, 102 यूपी बटालियन एनसीसी गोरखपुर। तो सर सेम थिंग उसी लिए ली कि 3 सर्टिफिकेट लूंगा, एक एक्स्ट्रा एंट्री अवेलेबल करूंगा, and one more chance to get into the army. Same thing for the BTech entry, computer science से की। I know कि एक technical entry SSC Tech होती है, वो भी नहीं होती है तो CDS दे सकते हैं graduation के बाद। 2 entries available at the same particular time. Again one more step towards the uniform. Class 12 preparing for the boards, NDA की preparation साथ में चल रही है, मैथ्स की प्रिपरेशन साथ में चल रही है। 11th 12th के बाद अगेन 1 step towards the uniform. जेई मेंस दिया क्लास 12th के बाद, वी नो कि टेक्निकल एंट्री आती है, टीएस आती है, नेवी टेक आती है, अगेन 1 step towards the uniform.
The journey is always as straight as an arrow, sir. Just change the perspective of seeing it. It is never zigzag. It was never zigzag ever. It was as straight as an arrow. क्या बात है, दैट्स कॉल पहले तो हजर जवाबी, एंड दूसरी बात हाँ zigzag था, बट दैट्स वाज द पॉइंट, ही मेड इट वेरी क्लियर कि भाई मैंने उसको सीधा करा है. दैट्स ऑसम ब्रदर. अच्छा, दिस इज जैम व्हिच यू हैव गेट. अब मैं जरा थोड़ा इससे आगे बढ़ रहा हूँ. नाउ यू रियलाइजिंग द फैक्ट यू गॉट रिकमेंडेड, ठीक है. अच्छा, रिकमेंडेड से पहले थोड़ा एक पार्ट और, कॉन्फ्रेंस. वो फाइनल अटेम्प्ट जरा मुझे समझाओ जहाँ रिकमेंडेशन जा रही है, ठीक है ना. बट वो अब उल्टा, कॉन्फ्रेंस का डर से लेके उल्टा लेके जा कि कॉन्फ्रेंस में आने से पहले क्या क्या हो रहा है. होता है फ्लैशबैक, होता है ना मूवी में, कॉन्फ्रेंस में तू खड़ा है, अपने प्रेसिडेंट वाले साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब उसके बाद उससे पहले जो भी वो सारी का. सर एक दिन पहले से स्टार्ट करते हैं. अच्छा चलो ठीक है. जीटीओ के सारे टास्क खत्म, हम्म, सब चीज खत्म, जितना में हमारे हाथ में था, एवरीथिंग वाज फिनिश्ड. डन. अब शाम को सारे लड़के बैठते हैं, हाँ, और लड़कों का सर पहला चीज क्या था कि कल यार साइक वाली मैम जो सिविलियन थी वो फिर से देखने को मिलेंगी. हाय हाय, खूबसूरती का किससे होने वाला है. तो सर मतलब लड़के सोच रहे हो अगले दिन कॉन्फ्रेंस है, दे वर टॉकिंग यार शी वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड वी विल गेट वन मोर टाइम chance to see her in the conference hall. And luckily I got twice chance to see her, to talk to her. आपके भैया देख रहे हैं. चलो ठीक है, ठीक है. नाउ कमिंग बैक, और रिवर्स लो, और आगे. हाँ, और सर फिर हमने मतलब वो सर जो कॉन्फ्रेंस के पहले बात हुई थी वो मेरे कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा हेल्प की थी. व्हाट आई डिड वाज कि मैं जितने भी बंदे थे, इट वाज अराउंड 42 बंदे जो स्क्रीन इन हुए थे, मैं सबके पास जा जाके उनके एक्सपीरियंस पूछ रहा था कि यार हाउ वाज योर एसएसबी, व्हाट आर द थिंग्स यू डिड गुड, हाउ डिड यू परफॉर्म, कैसा था, क्या था, कहाँ मस्ती की, कहाँ चटकी मारी, कहाँ मकराबाजी की, सब चीज मैं पूछ रहा था जा जाके. ऐसे क्या हुआ था सर कि मेरे को उनके एसएसबी का इंसाइट मिल गया था, और मेरे को ये क्वेश्चन का अंदाजा था कि वो कल मेरे से पूछेंगे कि कितने बंदे रिकमेंड होंगे, तो बताना. ये मेरे को अंदाजा था थोड़ा सा, तो मेरे को इंट्यूशन आ जाते हैं सर. आई डोंट नो हाउ बट माय इंट्यूशन इज वेरी स्ट्रांग. तो सर मेरे को इंट्यूशन था. फिर उसके बाद से ये सब करने के बाद जो ऑफिशियल काम थे, वी वर जैमिंग, वी वर सिंगिंग सॉन्ग्स इन द आउटसाइड ऑफ द शेड. इट वाज रेनिंग हेवीली, वी वर एंजॉयिंग द रेन and we made some friends for life. फिर अगला दिन सुबह उठे सर, we polished our shoes. Yesterday only I washed my नाम नमक निशान, which is my chest number, which I was wearing at that time at 25 I was. तो सर I washed it, cleaned it. फिर उसके बाद से सर अगले दिन उठे, नर्वसनेस थी कि हाँ यार it is 4th attempt, इतना सारा सेटबैक्स, इतना सारा चीजें देखी हैं लाइफ में. अब परफॉर्म भी किया था सर कि मतलब एक तरह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था और इंट्यूशन आ रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है. देयर वर लॉट ऑफ प्रेयर्स व्हिच नीड टू बी रिस्पोंडेड. तो आई थिंक कि सर इट वाज द मोमेंट व्हिच वाज द मोमेंट वेयर द प्रेयर्स विल बी रिस्पोंडेड. तो सर ऐसा था कि इंट्यूशन आ रहा था कि आई डिड माय बेस्ट. फिर उसके बाद से सर जो कहानी थी मेरी पर्टिकुलरली, वो सर थोड़ी सी अलग थी लोगों से. अब सर क्या होता है, कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर कुर्सियां लगी हैं 4 और सब बंदे बैठे हैं पीछे सैम मैनिक्शॉ टेस्टिंग हॉल में. अब सर वहां पे बंदे बैठे हैं, बारी बारी करके सीएचएम बुलाता है 1 to 24 चेस्ट नंबर, अंदर जाके बाहर आ गए. मैं सर चेस्ट नंबर 25, आई वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट वेटिंग फॉर माय टर्न टू गो इनसाइड. अब सर वहां पे बेल बजता है, एक ऑफिसर बाहर आते हैं, बोलते हैं नो नो यू गो बैक. I got frightened कि what did I did? Why is sending me back? अब वो बोलते हैं कि अब 31 से 42 तक भेज. अच्छा, मतलब 25 से 30 तक के चेस्ट नंबर को he left out, और फिर 31 से मतलब हाँ 31 से 42 तक उन्होंने बुलाया वो सेम सीक्वेंस में. अब 42 तक हो गया. अब सर ऐसा नहीं है कि मेरे को भगा दिया गया, तो मैं वैसे वेलागिरी वहां कर रहा था. आई वॉज सिटिंग देयर एंड ऑब्जर्विंग कि ऐसा क्यों किया गया है मेरे साथ. वो मतलब मेरे साथ नहीं, जो 4 बंदे थे, क्यों किया गया है. आई सॉ कि जो हमारा इंटरव्यूइंग ऑफिसर था, व्हिच वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, ही केम आउटसाइड टेकिंग एन अम्ब्रेला, और एक सिविलियन ड्रेस में सरदार जी थे.
he took that umbrella मतलब उनके ऊपर रखा ऐसे और उनको कार तक ड्रॉप करने गए थे बाहर। मतलब सर मेरे को समझ में आ गया था कि यार सरदार जी आप कुछ बड़े ऑफिसर लग रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट साहब आए आपको ड्रॉप करने। अच्छा। और सर प्रेसिडेंट साहब मेरा इंटरव्यू लिए थे तो प्रेसिडेंट साहब कॉन्फ्रेंस हॉल में थे नहीं, तो ऑब्वियसली मतलब इसी यहाँ पे दिस वाज द रीजन कि मेरा कॉन्फ्रेंस लेट किया गया है। अब ये मेरे को समझ में आ गया था ये बात। अच्छा। अब 42 चेस्ट नंबर अंदर गया, बाहर आया, मैं फिर से वापस 25 आगे बैठ गया। सोचा चलो 42 गया, मेरा चेस्ट नंबर वापस नॉर्मल स्टार्ट होगा, लेकिन फिर से वापस भेज दिया। तो नो नो यू गो बैक। अब चेस्ट नंबर 30 से बोला, अब 30 से डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट हुआ, 30, 29, 28, 27, 26 फिर 25। अब सर इन द बैच ऑफ 42 पर्सन आई वाज द लास्ट पर्सन। 25 इट वाज रेनिंग हेवीली। अब मैं अंदर गया, पहला क्वेश्चन डिप्टी प्रेसिडेंट ही आस्क्ड मी कि आयुष व्हाई डू यू थिंक यू आर कॉल्ड लास्ट since your chest number was 25? Last. Now his chest number. You call your chest number नाम नमक and निशान. And this was the question asked in your interview. Let's try that. क्या पूरी कहानी है? सर ये पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन इट वाज अराउंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, ये नमक नमक निशान वाला। अच्छा। तो भी वाज आस्किंग मी जनरल क्वेश्चन, आई टर्न्ड इट इनटू अ चटकी वाला क्वेश्चन। अच्छा चटकी वाला, कहानी सुना फिर उसकी। तो सर पहला ये था, मतलब आई विल टेल वन बाय वन बिकॉज सारे चटकी वाले थे मेरे। ठीक है, डन सारे क्वेश्चन। ओके। तो सर पहला ये आस्क्ड मी कि व्हाई यू वर द लास्ट टू बी कॉल्ड इनसाइड। देन आई सेड सर as a responsible president साहब, our president साहब went out with an umbrella to see of a senior officer in his car. तो फिर deputy president asked me, okay you were observing? And I said yes I was observing sir. Yeah, good. फिर उसके बाद से second question कि what were you doing outside? You were sitting alone, what were you thinking? So sir I said it was raining heavily. Then I said to the deputy president at that time, sir I was fortunate I got more time to enjoy the rain. अब सर पूरे कॉन्फ्रेंस वाले ऑफिसर मेरे को देख के ऐसे देख रहे हैं, मतलब पहले तो वो नीचे देख रहे हैं, अब ये आंसर के बाद वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं कि कौन है भाई ये क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद से प्रेसिडेंट डेप्यूटी हंसने लगा। फिर उसके बाद से बोल रहा कि आयुष व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? मैं बोला सर कि आई स्पेंड टाइम विद माय फ्रेंड्स, आई वॉच्ड माय चेस्ट नंबर व्हिच इज माय नाम नमक निशान। फिर याद में कि your नाम नमक निशान, how is it your नाम नमक निशान? Then I said sir it is my नाम because it is the chest number which I am wearing right now and everybody knows me with this chest number only. I have performed all the tasks in the SSB with this chest number and this is my नाम, chest number 25. This is what they call me with. तो उसके बाद मैं बोला okay how it is your नमक? Then I said sir I have earned it after 4 unsuccessful trials of return attempts. So sir, I can say this is the namak which I have earned. I have earned it with my hard work, with my dedication towards the thing, with my grit. So sir बोला okay. And how is your nishan? So फिर I said sir, it is the nishan which I will carry for my lifetime after getting recommended. So बोला are you sure you will get recommended? And I said I am sure I will get recommended. Then he asked me how was your SSB? Then I said sir, I did my best. Rest is in the hands of Shivji. Okay, good. Then he asked me, now tell me 5 chest numbers, leaving yours, who will get recommended? I said 5 chest numbers, and fortunately, as I said, my intuition is very good. All the 5 were recommended, including me. So sir, 6 persons were recommended. मतलब 9 persons were recommended, but he asked me 5 in the conference. फिर उसके बाद से जब ये सारा चीज हो गया, डेप्यूटी प्रेसिडेंट हमसे हाथ मिलाने आए, सब चीज के बाद रिकमेंडेड बंदों से he told me कि you are on the wrong side, you should be on the our side in the selection team to select the people in the selection center. What did I say to him sir? Will surprise you. I told him sir you give me that much marks in the SSB which is required to become an SSR. In the few years I will be on your side. यार क्या बात है, ये सारी कहानी तब हो रही है जब बंदा रिकमेंड हो गया, चेस्ट नंबर प्लस मिल गया, उसके बाद असिस्टेंट उनसे बात कर रहा है तब। क्या बात है, वाओ। अच्छा क्या था, इट्स अ क्राइम मोमेंट फॉर यू आफ्टर वेयरिंग अ प्लस चेस्ट नंबर, आफ्टर लिसनिंग योर नेम, क्या था वो मोमेंट?
इतना टाइम, इतनी एनर्जी, इतना लाइफ का स्पैन चला जाना, ठीक है, आना जाना सब कुछ, पता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है। अभी आई डोंट नो, आप लोग 12 से भी शायद आ रहे होगे, बहुत बहुत मुश्किल होता है। आप कॉलेज भी ज्वाइन कर रहे हो, सब कुछ सेटल कर रहे हो, आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि ये सब होना होता है, ठीक है। ही सेड ना, इट्स स्ट्रेट लाइक एन एरो, बट ही मेड स्ट्रेट लाइक एन एरो, इट वाज नॉट स्ट्रेट एन एरो, आई नो, ठीक है, आई वेंट थ्रू दैट, ठीक है, ही मेड इट, ओके। सो व्हाट इज द फीलिंग मैन? So definitely I was feeling good. I was feeling good not because of these things. I was feeling good because my parents were happy, and definitely Ankit Bhaiya was also very happy. I was not able to convey the message to him at that time because he So was not what having is his phone the with Ankit him. Bhaiya words on that beautiful psychologist? ये तो कहानी रहेगी, the first glimpse of that psychologist, first I want to know that, ठीक है, how's her eyes stay on her, ठीक है, and describe her beauty in few words यार, क्या पता वो भी देख रही हूँ, उनको भी पता लगे, and then Ankit Bhaiya words on that. Sir, I'm sure Ankit Bhaiya also enjoy that, and I'm sure you have shared it also. Sir, it was. I entered the Sam Anisha testing hall. One beautiful, gorgeous lady came in front हाँ, with the colored hair and some booklets in her hand. Not only mine, everybody's eyes were still, not for a moment, mine were for long, others will for a little time. फोटो को बताओ, सब वैसे बताओ, थोड़ा तो पता लगे, फिर अंकित भैया की बताओ कहानी, सारी कहानियां बताओ, ढंग से बताओ। So you are trying to take me out and Try your level best. This is your last chance. Try your हाथ जवाबी तो over है, तब मानूंगा मैं। third, definitely she was a civilian psychologist Hmm. and nevertheless she was not less beautiful than the moon Oh my God. and the sun. क्या बात। I can no doubt say that she is not the part of the moon. Actually, the moon is a part of her. Oh my God. क्या बात है, आगे। So, sir, she with the pamphlets in her hand was standing in front of me for the few long moments. The minutes were running slow, and the drops of the rain which were shedding outside were also audible. The heartbeats of 42 candidates sitting in the Maniksha Hall was like pampering everybody ears because of her charm. And her aura was like that, sir, ki her each word, every single phrase which comes out from her mouth actually forced the heart of each and every candidate sitting in that Maniksha Hall. Oh my God. And definitely, if they were distracted by that, they would have got conferenced out and they might blame the beauty of that psychologist. But sir, everything was fine after that, and you know, sir, we were given 15 minutes to write the self-description. No. I have completed the self-description in 10 minutes, and 5 minutes I was sitting like this. Ma'am was asking me, "You have finished? Gentlemen, you have finished?" I said, "Yes, ma'am, I have finished." I gained the Okay, extra okay. 5 minutes just to see you, ma'am. Extra 5 minutes more, ma'am. So that you and I only will be there. My eyes to you, your eyes to me. Only you and I. And Ankit Bhaiya are more than happy to listen this. Ankit Bhaiya passed the firing range, sir. If he will be listening this, then I don't think he will mind shooting. अभी तक नहीं समझे हो अंकित भैया कौन, तो आप नहीं समझ पाओगे आगे। चलिए, थैंक यू सो मच भाई आयुष, दिस इज अ वंडरफुल इंटरव्यू, मजा आ गया, ठीक है, एंड विश यू सून इन द स्टार्स। और अब तो यार कंधे और चौड़े होने वाले हैं थोड़ी देर बाद, हाँ कुछ दिनों बाद, सॉरी। सो थैंक यू सो मच फॉर लवली टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द बॉर्डर्स, क्योंकि एयरफोर्स वालों को तो मिलती नहीं। अंकित भैया विद यू, थैंक यू सो मच मैन, जय हिंद। जय हिंद सर। आई होप आपको पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, एंड याद रखो कि तुम मुझे सिंपल ढूंढ सकते हो गूगल पर सर्च करके सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, एंड जब आप इसे ढूंढ लोगे मिलने ज़रूर आना मेरी जान, क्योंकि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि
मैं ना फ्री जीडी और लेग शेड कराता हूँ मेरठ में। अगर आपको ज़रूरत हो, मोस्ट वेलकम, आप आओ। हर सैटरडे हम करते हैं, सारे बच्चे आते हैं, बहुत लोग आते हैं, और मैं आपको मिलके शायद हम ना एक यूनिफॉर्म का जो सपना है अच्छे से सजा पाएंगे, और शायद ये सपना हो भी जाएगा पूरा कल। नाउ बस इतना ही बोलना चाहूँगा यार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड एंजॉय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है